हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग में एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने टीचर को फॉलो करते हुए कबीले में एंट्री कर रहा होता है। उसके हाथ में एक कैरी बैग था जिसमें बुक्स थी। तभी सडनली वो बच्चा देखता है कि कोई आ रहा है, तो वो डर करके वहाँ से भागता है और भागने के चक्कर में उसकी बुक वहीं पर गिर जाती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है उस कबीले के सरदार की एंट्री होती है जिसका नाम सरफान रहता है। सरफान को यहाँ पर मालूम पड़ जाता है कि ये टीचर चोरी छुपे बच्चों को पढ़ाई करवा रहा है, तो इसी वजह से वो उसे पनिशमेंट देने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं है इस कबीले के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। यहाँ पर कोई भी बच्चा एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसके लिए पनिशमेंट तो मिलेगी। और वो बच्चे को भी ढूंढ करके लाया जाता है। दिखाया जाता है कि बच्चा किसी और का नहीं बल्कि सरदार का ही बेटा रहता है। उसके लिए रूल्स एंड नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उसका बेटा ही क्यों ना हो। वो बुक्स को अपने ही बेटे से छीनता है और कहता है, तुमने मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया। जिस पर वो बच्चा रिक्वेस्ट करने लगता है, डैड प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, मुझे पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं चोरी छुपे टीचर से स्टडी कर रहा था। यहाँ पर टीचर कहते हैं, उस बच्चे को पनिश मत करो, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पर सरफान किसी की नहीं सुनता है। वो अपने ही बेटे को पनिशमेंट देने लगता है कि तुमने मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो और क्या करेंगे। सारी बुक्स छीन करके फ़ौरन आग लगा देता है। बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, रिक्वेस्ट करता है, बट कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था। सरदार जो कहेगा सारे लोग तो वही करेंगे ना। यहाँ पर सरफान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है उस टीचर पे कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया था और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो अपने ही बच्चे को मारने वाला रहता है। तब टीचर बोल देता है कि उसे मत मारो, मैंने उसके बारे में भविष्यवाणी की है, वो आगे चल करके तुम्हारे कबीले का सरदार बनेगा और वो सब पर राज करेगा। तो सरफान गुस्से में टीचर से कहता है, ये मेरे कबीले का सरदार बनेगा? जो खुद के पैरों पे सही से खड़ा नहीं हो पा रहा वो मेरे कबीले को संभालेगा? तब टीचर कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इसकी भविष्यवाणी की है। तो सरफान गुस्से में कहता है, लेकिन मैंने जो नियम और कानून बनाए हैं मैं उस पर अटल हूँ। जो भी मेरे इस कबीले में गलती करेगा उसे तो पनिशमेंट मिले ही ना, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। सबके लिए रूल बराबर है। यहाँ पर बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि डैड आप कुछ ऐसा वैसा मत करिएगा, लेकिन सरफान किसी की नहीं सुनता है और टीचर से कहता है, तुमने भविष्यवाणी की ना, वो तो मैं देख लूँगा कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, लेकिन इस वक्त तुम्हें मरना पड़ेगा। और ये कहकर सरफान उस टीचर को मार देता है और बेचारा उसका बेटा चिल्लाए जा रहा होता है। यहाँ पर सरफान अपने ही बेटे को हैंग कर देता है और उससे कहता है, सुबह तक अगर तुम सही सलामत मिले तो शायद हो सकता है कि मैं इस बात पर यकीन करूं कि तुम कबीले पर राज करोगे और सरदार बनोगे, लेकिन अगर तुम सही सलामत नहीं मिले तो इसका मतलब उस टीचर की भविष्यवाणी झूठी है। और ये कहकर वो उसके सर पे भी हिट करता है और वहाँ से चले जाता है। टीचर की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे कबीले वाले उस बच्चे के पास आते हैं ये देखने के लिए क्या वो सही सलामत है, लेकिन वो देखते हैं कि बच्चा कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो वो लोग हंसने लगते हैं कि उस टीचर की भविष्यवाणी झूठी है, वो झूठ कह रहा था, ये बच्चा तो मर गया है। तब वहाँ पे सरफान आता है। सरफान देखता है, उसे भी लगता है कि ये बच्चा मर गया है, लेकिन देख करके शॉक्ड रहता है कि वो बच्चा तो मूवमेंट कर रहा है और वो जिंदा है। तब यहाँ पर सरफान को ट्रस्ट होने लगता है कि सच में ये बच्चे में ज़रूर कुछ ना कुछ तो बहुत यूनिक है। 20 साल का लीप दिखाया जाता है। अब वो बच्चा काफ़ी बड़ा बन चुका था और अपने डैड के कहने के मुताबिक वो एक बहुत बड़ा डाकू बन चुका था और उसका नाम फ़ा है। फ़ा एक मार्केट में आया हुआ रहता है अपने डैड के कहने पर, वहाँ पर लूटपाट करने के लिए। डाकुओं का और क्या काम होता है, लूटपाट ही तो करना रहता है। तो यहाँ पर फ़ा अपने चमचों के साथ आया हुआ रहता है ताकि वो अच्छे से लूटपाट कर सके। फ़ा अपने डैड के फोर्स करने पर एक बहुत बड़ा डाकू तो बन चुका था, लेकिन कभी भी वो अपने आप से दूसरों को हर्ट नहीं करता था, वो किसी की जान नहीं लेता था। उसके अपोजिट में सरफान का एक और छोटा भाई है जिसका नाम जॉम है। जॉम भी उस मार्केट में पहुंच चुका था क्योंकि इन दोनों के बीच में कंपटीशन लगा रहता था कि हम दोनों में बेस्ट कौन है, और जो भी बेस्ट रहेगा कबीले का अगला सरदार वही बनेगा। जॉम एक टेंपल में एंट्री करता है वहाँ पर लूटपाट करने के लिए। यहाँ पर दिखाया जाता है वो जब टेंपल में एंट्री करता है तो वो सारे लोगों की चीज़ें तो चुरा लेता है, लेकिन उसकी नज़र दान पेटी पर पड़ती है। वो अपने चमचों से दान पेटी लाने के लिए कहता है। उसके चमचे तो जाते हैं दान पेटी लाने के लिए, लेकिन बहुत यूनिक सिचुएशन हो जाती है वहाँ पर। वो दान पेटी को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनसे उठ नहीं रहा था क्योंकि टेंपल के पुजारी ने अपनी तंत्र विद्याओं से उस दान पेटी को रोक के रखा था, जिसकी वजह से वो उन लोगों से उठ नहीं रहा था। जोम गुस्से में अपने चमचे से कहता है, तुम तीनों मिल करके एक दान पेटी को नहीं उठा पा रहे हो, कितनी शर्मनाक बात है। तब वो लोग कहते हैं, बॉस ये दान पेटी बहुत ही ज़्यादा हैवी है, नहीं उठ रही है। यहाँ पर जॉम को गुस्सा आने लगता है पुजारी पर और वो उसे शूट करने वाला रहता है। तब यहाँ पर एंट्री होती है फ़ा की।
फा जॉम को ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है अगर तुम्हें सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता है तो मत करो। तब जॉम कहता है तुम मेरे काम के मामले में अपनी टांग ना अड़ाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये दान पेटी मैं किसी भी कंडीशन में लेकर जाऊंगा। यहाँ पर फा को दिखाया जाता है उसके अंदर भी कुछ नेचर की तरफ से पावर्स मिली थी, जिसका यूज़ करके वो जॉम को शूट करने से रोक देता है। फा टेम्पल के पुजारी के पास जाता है और उनसे हाथ पैर जोड़ करके रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ हमें ये दान पेटी लेकर जाने दीजिए। माना हम लोग लुटेरे ज़रूर हैं, इसे लूटते तो हैं लेकिन इसे गरीबों में दान करते हैं। फा उस दान पेटी को जैसे लेके जाने लगता है तो सडनली एक सीन क्रिएट होता है। वो देखता है कि सिर्फ वो और पुजारी ही उस टेम्पल में है। यहाँ पर फा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे ये दान पेटी ले जाने की परमिशन दे दीजिए, अदरवाइज सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर टेम्पल का जो पुजारी रहता है उसे फ़ा के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, इसी वजह से वो फ़ा को परमिशन दे देता है कि ठीक है तुम इस दान पेटी को लेकर के जा सकते हो, क्योंकि फ़ा का इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। टेम्पल के पुजारी ने फ़ा को जैसी परमिशन दिया वैसी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। फ़ौरन वहाँ से पुजारी गायब हो जाता है और सारे लोग शॉक्ड में कि आखिर ये पुजारी कहाँ पर गया। यहाँ पर जॉम भी कुछ टाइम के लिए शॉक था कि आखिर ये सब क्या सीन क्रिएट हो रहा है। फा जॉम को एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से उस दान पेटी को लेकर के चला जाता है और वो दान पेटी बहुत ही ईजीली उन लोगों से उड़ भी जा रही थी, लेकिन जॉम के दिल में अब फा के लिए नफरत बढ़ी जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में इस ड्रामे की मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम नाम पिंग है। नाम पिंग 17 साल की है और उसे स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अपनी क्वालिफ़िकेशन को आगे कंप्लीट करना चाहती है, बट उसके पेरेंट्स का कहना है कि वो शादी कर ले। यहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ काफ़ी पिक्स खिंचवाती है। तब बाहर देखती है कि उसके डैड आ गए हैं, तो फ़ौरन वो अपने डैड के पास जाती है। उसके डैड उसे एक बुक गिफ्ट करते हैं, जिसे देखने के बाद नाम पिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने डैड को हक कर लेती है। डैड, आपको सच में मालूम है ना कि मुझे कौन सा गिफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद है? आप इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डैड हो। नाम पिंग को दिखाया जाता है वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं, बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती है। नाम पिंग के पेरेंट्स आपस में उसकी शादी के रिलेटेड बातें करने लगते हैं। तब नाम पिंग गुस्से में आ जाती है और कहती है मॉम, आपको कितनी बार कहा है इस टॉपिक पे बातें मत किया करें। आपको मालूम है ना मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं अपनी आगे की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना चाहती हूँ और दुनिया घूमना चाहती हूँ, बस मेरा यही ड्रीम है। जिस पर उसकी मॉम कहती है तुम्हारी ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है, अब मंगनी हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अब तुम शादी कर लो, घर गृहस्थी संभालो, यही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। कब तक अपनी पढ़ाई करती रहोगी? पढ़ाई कभी ना कभी तो ख़त्म होगी और शादी तुम्हें करनी है। तब नाम पिंग अपने डैड से रिक्वेस्ट करने लगती है, डैड प्लीज़ ऐसा मत करें ना, मुझे अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने का मौका तो दो। लेकिन नाम पिंग की मॉम का कहना था कि नहीं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसके लिए वो नाम पिंग को फोर्स भी करते हैं, जिस पर वो गुस्से में आ जाती है और कहती है मॉम, मैं इतनी जल्दी शादी करने वाली नहीं हूँ, आप मुझे कितना भी फोर्स करना चाहे कर सकती हैं। जब मैं इस चीज़ के लिए रेडी रहूँगी तो मैं खुद सामने से आपको बता दूंगी। और गुस्से में रोते हुए वहाँ से उठ करके चली जाती है। इधर कबीले का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज उन्होंने काफ़ी लंबा हाथ मारा था। यहाँ पर जॉम आता है और अपने डैड से कहते हैं, डैड देखिए ना, ये सब मैंने लूटा है, बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन क्या करूं, आपने जैसे कहा था मैंने वैसा ही किया और देखो कितना सब कुछ लूट कर लेकर आया हूँ। तब सरफान बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और जॉम की खूब तारीफ़ें करने लगता है कि सरदार ऐसे होने चाहिए, जो भी सरदार बनता है उसे हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तब उनमें से एक कहता है, सरदार ये लूटा हुआ माल किसी और ने नहीं लूटा है, बल्कि फ़ा ने लूटा है। अब यहाँ पर जब सरफान को मालूम पड़ता है कि जॉम ने तो कुछ नहीं लूटा, सब कुछ लूटा तो फ़ा ने लूटा है, तो वो उसकी तारीफ़ करने की बजाय उसे उल्टा सुना देता है और सारे लोगों से कहता है जा करके अपने अपने काम में बिज़ी हो जाओ। यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि सरफान सिर्फ जॉम को लाइक करता है, फ़ा को नहीं। वो फ़ा से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। फ़ा वहाँ से जाता है तो जॉम उसके पीछे आता है और इससे फाइट करने लगता है, ये कहते हुए तुम जब तक यहाँ रहोगे ना, मैं कभी भी सरदार नहीं बन सकता हूँ, बेटर रहेगा तुम यहाँ से चले जाओ। और उन दोनों के बीच में फाइटिंग होती है, जिस पर फ़ा कहता है इतनी आसानी से तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, और उसे वॉर्न करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फ़ा को किसी काम से सिटी जाना था, तो इसी वजह से वो सिटी जा रहा होता है और वो जब बस में बैठता है तब वहाँ पर नोटिस करता है कि एक लड़की सडनली आकर के उसके कंधे पे ही सो जाती है, और ये कोई नहीं बल्कि नाम पिंग रहती है। कहने को फ़ा ने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, लेकिन नाम पिंग को देखने के बाद उसके दिल में अजीब सी फीलिंग होने लगती है। वो नाम पिंग को बस देखने ही लगता है। वो उसे उठाने की कोशिश तो करता, लेकिन फिर अपने हाथों को पीछे कर लेता है कि नहीं, ये सो रही है, इसे सोने दो। तब नाम पिंग सडनली उसकी गोद में आकर के गिर जाती है, जिसकी वजह से फ़ा थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगता है। नाम पिंग की आँख खुलती है और वो फ़ा से सॉरी कहने लगती है, सॉरी मेरी थोड़ी सी आँख लग गई, तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। लेकिन फ़ा तो उसकी ब्यूटी को ही देख रहा होता है और कहता है नहीं तुमने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया,
फ़ा नामपिंग से पूछने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब नामपिंग उसे बता देती है कि मुझे काम है सिटी में, इसी वजह से मैं जा रही हूँ। फ़ा चाहता था कि वो नामपिंग के बारे में सब कुछ पता कर सके। नामपिंग की बुक गिर जाती है तो उसे लेने के लिए वो झुकती है, तो अचानक बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से नामपिंग जा करके फ़ा की गोद में बैठ जाती है। इसके लिए नामपिंग फ़ा से सॉरी बोलती है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया। फ़ा उसके बारे में और पूछताछ करता, लेकिन नामपिंग वहाँ से निकल पड़ती है और झाड़ियों के बीच में अचानक से गायब हो जाती है। लेकिन अब नामपिंग की ब्यूटी को देख करके फ़ा के दिल में तो आरी चलने लगी थी। मतलब वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था। वो उसका रास्ता देख रहा होता है कि वो कब आए, लेकिन वो नहीं आती है, जिसकी वजह से बस को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन सडनली एक बॉय की एंट्री होती है जो दौड़ते हुए उस बस को रोकने की कोशिश करता है। तो फ़ा उसे देख लेता है और बस ड्राइवर को बोलता है रोकने के लिए बस। अब ये लड़का जब एंट्री लेता है बस में, तो यहाँ पर फ़ा उस बॉय से पूछने लगता है क्या तुम जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से कोई ब्यूटीफुल लड़की गुजरी। तब यहाँ पर वो बॉय बोलता है नहीं नहीं, मैंने तो कोई भी लड़की को नहीं देखा। फ़ा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो जिस लड़की के बारे में उससे लड़के से पूछ रहे वो लड़का ही नामपिंग है। एक्चुअल में नामपिंग ने एक बॉय का गेटअप लिया था सिटी जाने के लिए। जब बस कुछ दूर चली जाती है तो बस के नीचे एक मैन को दिखाया जाता है। बस ड्राइवर उसे होश में लाने के लिए जाता है कि हो सकता है इसे उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़े। तब वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं जो सारे लोगों से उनका माल छीन लेते हैं। उनके पास जो भी पैसे रहते हैं या ज्वेलरीज रहती है सब छीन लेते हैं और साथ में उन लोगों को लाइन भी लगा देते हैं कि अगर उन्होंने चालाकी करने की कोशिश की तो वो लोग उन्हें शूट कर देंगे। नामपिंग वहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन वो गुंडा उसे पकड़ लेता है और कहता है इतनी आसानी से भाग जाओगी, तुम्हें क्या लगता है। और ये कह करके वो उसे हिट करने वाला रहता है। लेकिन फ़ा जहाँ रहे भला कोई किसी को मार सकता है। फ़ा उन लोगों की अच्छी खासी धुलाई करता है और नामपिंग के पास आता है। वो नामपिंग को एक बॉय समझ रहा होता है। वो उसे कहता है लिटिल बॉय क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पर नामपिंग उसे कहती है कि नहीं नहीं वो ठीक है। वो उसे एक नाइफ देता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। नामपिंग सडनली उसे हाइड कर लेती है। अचानक से उसी प्लेस पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो फ़ा पर अटैक करने लगते हैं। भला उन्हें आइडिया नहीं था कि वो जिस बंदे को मारने की कोशिश कर रहे हैं वो उनका भी बाप निकलेगा। अब वो उन लोगों की अच्छी खासी पिटाई धुलाई करके वहाँ से जब जा रहा होता है तो वो नामपिंग को कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, अदरवाइज़ ये सारे लोग हो सकते हैं तुम्हें हर्ट कर दें। नामपिंग वहाँ से भागती है और सडनली किसी चीज़ से टकरा करके गिर जाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन करके फ़ा उसकी हेल्प के लिए जाता है तो देख करके हंसने लगता है, क्योंकि नामपिंग गलती से टकरा करके एक खड्डे में गिर जाती है। लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। इसी वजह से फ़ा डिसाइड करता है कि वो उस छोटे बच्चे की हेल्प करेगा। उसे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो जिस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहता था ये वही लड़की है। वो उसकी हेल्प के लिए जाता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो उसकी केयरिंग करता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये लड़का नहीं है, ये तो एक लड़की है। वो कुछ टाइम के लिए शॉक में रहता है, लेकिन जब वो उसके विग को निकालता है तो श्योर हो जाता है अरे ये तो वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर वो उसकी बहुत ही अच्छे से केयरिंग करता है और सोच में डूब जाता है कि इस लड़की ने लड़के का गेटअप क्यों लिया। नाइट का सीन दिखाया जाता है। नामपिंग को हो जाता है तो एक बॉय की तरह एक्टिंग करती है। तब फ़ा उसे मिरर में देखने के लिए कहता है। जब नामपिंग मिरर में देखती है तो कुछ टाइम के लिए वो खुद भी शॉक रहती है कि फ़ा को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। फ़ा नामपिंग से कहता है एक बात पूछूं, तुम्हें इस तरह बॉय के गेटअप में क्यों ट्रैवल करना पड़ा। तब नामपिंग कहती क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारा समाज कैसा है। बस अपने समाज से बचने के लिए मुझे एक बॉय का गेटअप करना पड़ा ताकि मैं सेफली अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। यहाँ पर फ़ा को दिखाया जाता है वो नामपिंग की केयरिंग बहुत ही अच्छे से कर रहा था। माना वो डाकू है लेकिन दिल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर नामपिंग को बड़ा अजीब लग रहा होता है। वो फ़ा से कहती है तुम रहने दो, मैं ये कर लूँगी। फ़ा कहता है इतनी ज़्यादा चोट लगी है, तुम खुद से कर पाओगी। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हारा नाम क्या है। नामपिंग को फ़ा थोड़ा अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो उसके लिए स्ट्रेंजर था, तो इसी वजह से वो अपना नाम नहीं बताती है, बल्कि वो उल्टा उसी से पूछने लगती है तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन फ़ा यहाँ पर बता देता है कि उसका नाम फ़ा है। नामपिंग की केयरिंग करने में फ़ा उसकी इतनी ज़्यादा क्लोज आ जाता है कि उसे भी खुद अजीब लगने लगता है। तो वो सडनली वहाँ से उठ जाता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। और यहाँ पर दोनों लास्ट गुड बाय बोल करके चले जाते हैं। क्या इन दोनों की लास्ट गुड बाय रहेगी या आगे इन दोनों की और ज़्यादा मुलाकातें होगी, ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। खैर दोनों गुड बाय बोल करके अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फ़ा जब कबीले में पहुँचता है तो जॉम उसे गन पॉइंट पर रख देता है और कहता है देखो फ़ा, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। तुम शहर गए थे, क्यों गए थे, अब सच सच बताओ, क्या तुम मेरे खिलाफ़ कोई प्लानिंग कर रहे हो। तब फ़ा उसे झूठ बोल देता है और कहता है हाँ मैं शहर तो गया था, क्योंकि मेरी भी कुछ अपनी ज़रूरतें हैं, ख्वाहिश हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मैं कबीले पे तो डिपेंड नहीं रह सकता हूँ। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मैं सिटी गया था, बताओ अब क्या करोगे। जॉम को गुस्सा आ जाता है कि फ़ा उसे इस तरीके से बात कर रहा है। वो कहता है तुम जानते हो ना हम लोग डाकू हैं और हम लोग जो भी चीज़ लूटते हैं वो हमारी अपनी जागीर हो जाती है, चाहे वो किसी की बीवी हो या किसी की बेटी। तो तुम अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो तो शहर में जाने की क्या ज़रूरत थी।
तब फा को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों की फाइटिंग होने लगती है। सरफान भी वहाँ पर पहुँच जाता है, उन दोनों को अपने पास बुलाता है और रीज़न पूछता है कि आखिर किस बात पर वो दोनों इस तरह से लड़ रहे थे, जबकि वो दोनों भाई हैं और आगे चल के उन दोनों में से कोई एक इस कबीले का सरदार बनने वाला है। खैर यहाँ पर सरफान उन दोनों को कंडीशन बताता है कि जो भी मेरी कंडीशन को पूरा करेगा इस कबीले का अगला सरदार वही रहेगा। कंडीशन ये रहती है कि एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम थीप है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है सरफान को। तो इसी वजह से सरफान कहता है कि कोई भी उस ऑफिसर की कीमती चीज़ लेकर आएगा तो नेक्स्ट वो इस कबीले का सरदार बनेगा। अब कौन है वो तुम दोनों डिसाइड करो, जो भी मुझे कीमती चीज़ लेकर आएगा देगा वही अगला सरदार बनेगा। नेक्स्ट सीन में एक क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक जाबाज पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और वो रहता है थीप। हवलदार के थ्रू जब थीप को मालूम पड़ता है कि उससे मिलने के लिए बाहर कोई लड़का वेट कर रहा है तो मिलने से मना कर देता है कि नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे काम है। लेकिन तभी वो कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लग रहा है, कब से आपका वेट कर रहा है सर और कब से कहे जा रहा है, आप उसे देखोगे तो पहचान लोगे। तो सर एक बार जा करके आप देख लीजिए, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो, वो कब से आपके इंतज़ार में बैठा हुआ है। थिप तो पहले मना करता है, नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना है, लेकिन फोर्स करने की वजह से वो जाता है और जब देखता है तो शॉक में रहता है क्योंकि वो पहचान लेता है कि वो कोई और नहीं नामपिंग है जो कि एक बॉय के गेटअप में आई हुई है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और नामपिंग से कहता है तुम मेरा कब से वेट कर रही थी। तब नामपिंग कहती है बहुत टाइम से, जब तुम मना कर रहे थे कि तुम्हें मुझसे मिलना नहीं है। खैर यहाँ पर थिप उसे अपने कैबिन में लेकर जाता है और उसे कहता है एक बात बोलूँ, तुम इस गेटअप में भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तब नामपिंग उसे थैंक्स बोलती है। थिप नामपिंग से पूछता है आखिर इतनी इमरजेंसी क्या आ गई थी जो तुम्हें इस तरह मुझसे मिलने के लिए आना पड़ा। तब यहाँ पर नामपिंग पहले कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं जो बोलने वाली हूँ शायद ये सुनने के बाद तुम हर्ट हो, लेकिन क्या करूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट है और मैं इस तरह से इतनी जल्दी में नहीं लेना चाह रही हूँ डिसीजन। यहाँ पर नामपिंग थिप से कहती है देखो मैं जानती हूँ तुम ये बात सुनने के बाद हर्ट होगे, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अभी स्टडी करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। अभी मेरी एज ही क्या है, 17 ही तो है और मॉम डैड ने बचपन में ही हमारा रिश्ता तय कर दिया। तब तो हम छोटे थे, समझ नहीं थी इतनी, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं अब आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहती हूँ, तो इसी वजह से मैं ये शादी को रोकना चाहती हूँ। आई नो ये सुनने के बाद तुम हर्ट ज़रूर हुए होंगे, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और यहाँ पर थिप के रिएक्शन से लगता भी है कि वो नामपिंग के इस डिसीजन से खुश नहीं है। इधर फा को दिखाया जाता है जो बैठा रहता है। तब उसका फ्रेंड उसे कहता है इस तरह आराम से बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, किसी भी तरह थिप के घर से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर आना है ताकि अगले सरदार तुम ही बन सको, जो कि मैं भी चाहता हूँ। यहाँ पर फा बहुत सारी प्लानिंग करता है और उसकी फ्रेंड भी इसमें उसे सपोर्ट करते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे हर प्लानिंग में हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, बस तुम आइडिया बताओ। नाइट का सीन दिखाया जाता है। थिप नामपिंग को अपने घर पे रुकने के लिए कहता है। यहाँ पर वो नामपिंग के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहा था, वो उसे मनाना चाह रहा था कि वो शादी के लिए मना ना करे, बट वो उसे कुछ टाइम देता है। हो सकता है नामपिंग को जब रियलाइज़ होए कि वो गलत करिए तो अपने आप से मुझे सामने से आकर कहेगी कि वो उससे शादी करना चाह रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर फाइनली नामपिंग के फैमिली वालों को उसका लेटर मिल जाता है जिसमें उसने लिखा था कि वो घर छोड़ करके जा रही है अपने फियांसे से मिलने के लिए, और उसने मेंशन नहीं किया था कि वो शादी रोकने के लिए जा रही है। नेक्स्ट सीन में नामपिंग को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग ले रही होती है, क्योंकि थिप उसे ट्रेनिंग दे रहा था। नामपिंग ने उसे बता दिया था कि किस तरह जब वो आ रही थी तो बस में कुछ चोर आए थे जो कि चोरी करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर वो उसे बताती है कि किस तरह उसे फा नाम के बंदे ने सेव किया। फा का नाम सुनते ही यहाँ पर थिप की तो सिटी पिटी गुल हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम था कि फा कितना बड़ा डाकू है। थिप नामपिंग को भी बता देता है फा के बारे में कि जिस बंदे ने तुम्हारी हेल्प की वो कोई मामूली पर्सन नहीं था, वो सबसे बड़ा डाकू है इस एरिया का। अब यहाँ पर वो उसके बारे में बताता है कि फा डाकू ज़रूर है, उसने बहुत सारे इलीगल काम किए, उसे तो मैं पकड़ूंगा वो बात की बात है, लेकिन उसने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया, मतलब उसने कभी भी किसी को मारा नहीं। हाँ, उसके डैड के कहने में आ करके वो डाकू तो बन गया, उसने बहुत सारे लीगल काम किए, तो इसी वजह से मुझे तो उसे पकड़ना है, ये मेरा टारगेट है। फा के बारे में अच्छी बातें सुन करके नामपिंग थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है। वो फा के रिलेटेड और भी सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही थी थिप से। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है जो थिप को बताता है कि खबर मिली है फा पास ही के गाँव में आज चोरी करने वाला है। इसकी वजह से थिप वहाँ पर चला जाता है। नामपिंग बहुत ही ज़्यादा अकेले रहती है। वो सर्वेंट को अपनी ड्रेसेस ट्राई करने के लिए कहती है। जब सर्वेंट नामपिंग की ड्रेस ट्राई करती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सच में नामपिंग की ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। आफ्टर ऑल वो प्रिंसेस जो थी, यहाँ पर उसका टचअप भी करती है। इधर जॉम को दिखाया जाता है, उसे भी कबीले का सरदार बनना था। इसी वजह से बस वो थिप के जाने का वेट कर रहा था कि वो जैसे जाए उसके घर में जा करके घुस करके उसके घर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो अपने डैड के पास ले जा करके शो करे, ताकि वो इस कबीले का सरदार बन सके। जॉम बहुत ही घटिया किस्म का पर्सन है, वो बस सरदार इस वजह से बनना चाह रहा है ताकि वो लोगों पर राज कर सके।
फ़ा को दिखाया जाता है वो तो पहले ही थीफ के घर पर पहुंच गया था और बस छानबीन करना स्टार्ट कर दिया था। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है। उसे अजीब लगता है, लेकिन उसके बंदे तो उसे ही मार करके बेहोश कर देते हैं। जब वहाँ पर सर्वेंट आती है तो सर्वेंट को भी पकड़ लिया जाता है, ये कहते हुए कि हो सकता है ये हमारे रास्ते का कांटा बन सके, तो इसी वजह से उसे भी किडनैप कर लिया जाता है। यहाँ पर नामपिंग को अजीब सा लगता है, तो वो रूम के बाहर जैसे आती है तो सडनली वहाँ पर फ़ा आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। नामपिंग कुछ टाइम के लिए तो शॉक में हो जाती है। तब थीव की बताई हुई बातें उसे याद आती है कि फ़ा तो एक डाकू है। वो फ़ा को वहाँ पर देख करके शॉक हो जाती है और डरते हुए फ़ा से कहती है, देखो मैं थीव की फियांसे नहीं हूँ, मैं थीव की तो सर्वेंट हूँ, मैं यहाँ पर एक्चुअली जॉब करने के लिए आई हूँ, बस इसी वजह से प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। यहाँ पर फ़ा उसे कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। तो नामपिंग कहती है, देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ, मैं थीव की सर्वेंट हूँ। फ़ा डाकू होने के साथ साथ इंटेलिजेंट पर्सन भी रहता है। वो फ़ौरन नामपिंग की बातों को समझ जाता है और कहता है, कोई भी सर्वेंट अपने मालिक का नाम तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती है, तो तुम झूठ करी हो, इसका मतलब तुम थीव की फियांसे हो। फ़ा जब वहाँ से जाता है तो अपने साथ नामपिंग को भी उठा कर लेकर जाता है और साथ में सर्वेंट को भी। यहाँ पर वो देख लेता है कि जॉम आ रहा है, अगर जॉम के हैंड ओवर दोनों लड़कियाँ लगती तो वो उन्हें बर्बाद कर देता है। इसी वजह से ना चाहते हुए भी फ़ा को उन दोनों लड़कियों को वहाँ से लेकर जाना पड़ा। अब जब जॉम के हाथ कुछ नहीं लगता है तो गुस्से में तो लाल पीला हो ही गया ना, गुस्से में बहुत ही ज़्यादा लाल पीला होता है और फ़ा का पीछा करने लगता है। यहाँ पर जब ऑफिसर को होश आता है तो वो जा करके थीव को बता देता है कि किस तरह उसके घर पे चोरी हुई है। ये सब तो उनकी प्लानिंग थी। वो फ़ौरन जाता है अपनी फियांसे को ढूंढने के लिए। जॉम के हाथों फ़ा का एक बंदा लग जाता है, वो उसे गन पॉइंट पे रखता है और कहता है, फ़ा ने जो कुछ भी खजाना लूटा है एड्रेस बता वरना जान से जाएगा। वो बता देता है कि उन लोगों ने खजाना कहाँ पे रखा है चुरा के। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नामपिंग जैसे तैसे करके फाइनली फ़ा से अपना हाथ छुड़वाती है और अपनी जान बचाते हुए एक जगह छुप जाती है। फ़ा भी उसके पीछे आता है और कहता है, अगर अपनी जान पे आ रही है तो खुद सामने से आ जाओ, नहीं तो मैं पकड़ूंगा तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। तभी नामपिंग के पैरों पे कुछ कीड़े चढ़ जाते हैं। इसी वजह से वो चिल्ला करके बाहर आ जाती है और फ़ा से कहती है, प्लीज़ किसी भी तरह इस कीड़े को हटाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। फ़ा हंसने लगता है कि कहने को तो ये मुझसे छुप रही थी लेकिन खुद ही सामने आ गई। नामपिंग फ़ा से रिक्वेस्ट करने लगती है, प्लीज़ इन कीड़ों को हटाओ, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तब फ़ा कहता है, अच्छी बात है, खुद से समझ में आ गया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। और नामपिंग रेडी हो जाती है। नेक्स्ट दिन में थीव को दिखाया जाता है, जब वो रास्ते से आ रहा था तब उसकी सर्वेंट मिलती है और उसे मालूम पड़ता है कि किस तरह फ़ा उसकी फियांसे को लेकर के गया है और वो उस रास्ते से गया है और थीव भी उसी रास्ते से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। फ़ा नामपिंग को अपने साथ हॉर्स पे कहीं लेकर जा रहा था। जब नामपिंग को होश आता है तो वो देखती है कि वो तो फ़ा के पास है। वो उससे आर्ग्यूमेंट करने लगती है तो फ़ा उसके फेस को कवर करने लगता है, जिस पर नामपिंग कहती है, क्या तुम मुझे किडनैप कर रहे हो? देखो मैं बता रही हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर सकती हूँ। फ़ा हंसने लगता है और कहता है, इस वक्त किडनैप तुम हुई हो तो ज़रा मुझसे डरने की कोशिश करो और जहाँ मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ ना वहाँ चुपचाप चले जाना और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा। और उसे धमकियाँ भी देने लगता है कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो याद रखना ये तुम्हारे लिए बुरा भी होगा और तुम दोबारा अपने घर नहीं जा पाओगी। जिस पर नामपिंग ना चाहते हुए भी अब फ़ा के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही थी। जैसा वो कह रहा था वो वैसी कर रही थी। फ़ा नामपिंग को एक जगह छोड़ करके जाने लगता है तो नामपिंग उससे कहती है कि वो भी चलेगी, लेकिन वो मना कर देता है। जॉम बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि फ़ा उस कबीले का सरदार बने। इसी वजह से वो उसके फ्रेंड को निशाना बनाता है और कहता है, अगर अपने फ्रेंड की जान प्यारी है तो थीव के घर से जितना भी लूटा हुआ माल है सब मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे फ्रेंड मारे जाएंगे। फ़ा को अपने दोस्त बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, इसी वजह से वो थीव के घर से लूटा हुआ सारा माल उसे रिटर्न कर देता है, ये कहते हुए कि ये है देख लो। जब यहाँ पर देखा जाता है तो बहुत सारे गोल्ड्स, ज्वेलरी और पैसे रहते हैं। जॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुद पर बहुत प्राउड फील करता हुआ वहाँ से चला जाता है, ये सोचते हुए कि अगला सरदार तो वही बनेगा। नामपिंग के लिए वो कबीला तो बिल्कुल भी अनजान था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो फ़ा को कहाँ ढूंढे, क्योंकि उस कबीले में सिर्फ वो फ़ा को जानती थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात चाव से होती है। जब उसे मालूम पड़ता है कि ये लड़की फ़ा को ढूंढ रही है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इवन उसे इतना बुरा लगता है कि इन दोनों के बीच में फाइटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कबीले के लोगों को दिखाया जाता है जो एक जगह कलेक्ट होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर फैसले की घड़ी थी। सरफान आता है और बड़े ही आराम से अपने चेयर पे बैठता है। तब यहाँ पर नामपिंग आती है और फ़ा से कहती है, तुम अकेले मुझे छोड़कर चले आए, मालूम है 2 जंगली बिल्लियों की वजह से मुझे उनसे फाइट करनी पड़ी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। फ़ा उसे शांत होने के लिए कहता है और कहता है, शांत होकर के बस साइड में खड़े हो जाओ, देखो क्या हो रहा है। तो नामपिंग भी वहीं पर खड़ी हो जाती है। उसने अपने फेस को अभी कवर करके रखा था। यहाँ पर दिखाया जाता है सरफान उन दोनों से पूछता है, तो क्या किया तुमने? मैंने तुम दोनों को जो टास्क दिया था क्या तुमने कंप्लीट किया है? और कंप्लीट किया भी है तो कितना कंप्लीट किया है मुझे बताओ। तब यहाँ पर जॉम बहुत ही हंसते खिलखिलाते हुए अपने डैड के पास वो सारी चीज़ें रखता है जो कि फ़ा ने चुराया था, और यहाँ पर वो अपने आप को क्रेडिट दे रहा होता है
कि डैड देखिए ये कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैंने थिप्स के घर से चुरा के लेकर आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको किसी और की तलाश होनी चाहिए। आपका अपना बेटा काफ़ी है जो इस कबीले की जिम्मेदारियों को अच्छे से हैंडल कर सकता है, वरना आप फ़ा को देख लीजिए, आए दिन उसके साथ एक नई लड़की रहती है। उसे जब लड़कियों से फुर्सत मिले तब तो वो टारगेट पर फोकस करे। तब यहाँ पर फाइनली फ़ा बता देता है कि डैड मैं जो चीज़ लेकर आया हूँ ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये लड़की मेरे साथ है वो कौन है। तब यहाँ पर फ़ा बता देता है कि ये थिप की फियांसी है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ थिप के लिए और हो सकती है। जब सरफान को मालूम पड़ता है कि फ़ा थिप की फियांसी को ही किडनैप करके लेकर आया है, उसे चुरा कर लेकर आया है, और थिप की लाइफ में उसकी फियांसी से इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या हो सकती है, तो सरफान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और फाइनली वो फ़ा को उस कबीले का सरदार मेंशन कर देता है। और यहाँ पर वो उसे कहता है जितनी जल्दी हो सके इस नामपिंग के साथ शादी मनाओ और उसे प्रेग्नेंट करो, क्योंकि मैं किसी भी कंडीशन में थिप से बदला लेना चाह रहा हूँ और ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। तब नामपिंग गुस्से में आ जाती है और वो सरदार से कहती है इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मेरे बारे में सब कुछ जान तो लिया होता। नामपिंग जब सरदार के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही होती है तब चाऊ और उसकी फ्रेंड हंस रहे होते हैं कि पागल लड़की है। यहाँ पर नामपिंग उनसे कहती है क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ? मेरे बारे में तुमने अभी कुछ भी जाना नहीं। अगर जानना है तो इस लॉकेट को देखो जिसमें मेरे बारे में पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ, और अगर मेरे बारे में तुमने सुन लिया तो शायद तुम ये बोलने की हिम्मत भी नहीं रखोगे। तब यहाँ पर सरदार को मालूम पड़ता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये तो प्रिंसेस है। जब सरदार को मालूम पड़ता है कि नामपिंग कोई मामूली पर्सन नहीं वो तो प्रिंसेस है, तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है कि फ़ा ने बहुत अच्छी चीज़ चोरी करके लाई है थीफ के घर से। वो कहता है फिर फ़ा मैं इस काम में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके इस लड़की से शादी मनाओ, इसे प्रेग्नेंट करो और इसे वापस इसके घर पर ड्रॉप कर दो। अब यहाँ पर नामपिंग अपने बचाव के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके लड़ रही होती है, लेकिन वहाँ पर उसकी थोड़ी चलने वाली थी। वो प्रिंसेस अपने घर की थी, अपने एरिया की थी, यहाँ कबीले की नहीं। सरदार तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर देता है कि मेरे बाद फ़ा ही इस कबीले का सरदार रहेगा। यहाँ पर नामपिंग अपने बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है कि वो बच सके, लेकिन बेचारी उसकी तो कोई भी सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ सरदार के अलावा कोई भी नहीं बोल रहा था। नामपिंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इस चक्कर में वो बेहोश भी हो जाती है। थिप नामपिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान था, इसी वजह से वो और पुलिस फोर्स मंगवाना चाह रहा था। तब यहाँ पर उसे समझाया जाता है कि वो इतनी बड़ी गलती ना करे। नेक्स्ट सीन में एक न्यू गर्ल की एंट्री होती है, दिखाया जाता है वो रोज़ से फ्लावर्स को डेकोरेट कर रही होती है। सडनली एक रोज़ गिर जाता है, तब थीप उसे उठा करके देता है। ये लड़की कोई और नहीं नामपिंग की छोटी बहन है और इसका नाम कांग है। कांग एक्चुअल में थीप को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, उसे लाइक करती है, लेकिन थीप नामपिंग को लाइक करता है। लेकिन आगे तो इन्हीं लोग की स्टोरी बनने वाली है। यहाँ पर कांग उसे कहती है कि इतनी इमरजेंसी में उसे यहाँ पर क्यों आना पड़ा, जबकि उसकी बहन उसी के घर पर है, वो उसके साथ क्यों नहीं आई। तब यहाँ पर थीप उसके पेरेंट्स को बताता है एक्चुअल में नामपिंग को थोड़ा सा रेस्ट करना था, इसी वजह से वो मेरी सिस्टर के साथ थोड़ा सा वेकेशन पे गई है और कुछ टाइम के बाद वो आ जाएगी। थीप सच्चाई नहीं बताता है कि नामपिंग को किसी ने किडनैप किया है, बल्कि यहाँ पर वो तो झूठ बोल देता है। वो इस वजह से झूठ बोलता है क्योंकि नामपिंग के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन नामपिंग की छोटी बहन नोटिस कर लेती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत लग रहा है, थीप ज़रूर झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब यहाँ पर नामपिंग को होश आता है और वो अपने सामने फ़ा को देखती है तो चिल्ला करके उठ के बैठ जाती है और उसे ब्लेम देने लगती है। तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी हेल्प करोगे और सेफली मुझे मेरे घर तक पहुँचाओगे, और उल्टा तुम यहाँ तो मुझे फंसाने के लिए लेकर आए हो। एक शादी से मैं बचकर भाग रही हूँ और तुम दोबारा मेरे सर पे दूसरी शादी का भी लेकर आ गए हो। देखो मैं कितनी बार कहूँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, और ये क्या कबीला वबीला सरदार उधर लगा के रखा है। देखो मैं प्रिंसेस हूँ, तो इसी वजह से कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरे बारे में सोच लेना। तब फ़ा कहता है क्या तुम नहीं जानती हो इस कबीले में किसका चलता है? सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड का, जबकि अब मैं सरदार बनने वाला हूँ तो इस कबीले में मेरी चलेगी। और मैंने क्या कहा था, मैं तुम्हें सेफली पहुँचा दूँगा, तो इस बात पर ट्रस्ट रखो, अदरवाइज़ अगर नहीं करना है तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। यही कहते हुए उसे धमकी देने लगता है। तो नामपिंग उसके हाथों को पकड़ लेती है और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है प्लीज़ मुझे सेफली मेरे घर तक पहुँचा दो, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। एक तुम ही हो जिसे मैं पहचान रही हूँ और तुम्हारे बारे में सुना है, तुम अच्छे भी हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर फ़ा पास्ट के बारे में सोचता है। उसने अपने डैड से बात की थी कि वो नामपिंग को यहाँ से जाने दे, बट उसके डैड ने साफ मना कर दिया था कि अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं जॉम को बोल सकता हूँ, वो ये काम करेगा। वो नामपिंग से शादी करेगा और उसे प्रेग्नेंट करके वापस उसके घर पर छोड़ देगा। फ़ा किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाह रहा था कि नामपिंग की लाइफ स्पॉइल है। फ़ा नामपिंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है
और उसे कहता है, देखो अब तो मैं तुम्हारा होने वाले हस्बैंड भी हूँ, तो तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। नामपिंग मना करती है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। तब यहाँ पर फा कहता है, तुम यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो, इस कबीले में कोई आ सकता है, यहाँ से जा नहीं सकता है, और अगर ये काम मैंने नहीं किया तो कोई और करेगा, जॉम करेगा, नहीं तो सारे गाँव वाले तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। तुम्हारी सेफ्टी यही है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर लो, शादी के लिए मान जाओ। अपनी खुशी मर्जी से मानोगी तो चलेगा, नहीं तो ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ किया जाएगा। याद रखना, मैं नहीं तो कोई दूसरा तुम्हारे साथ ये करेगा। यहाँ पर नामपिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उससे आर्ग्यूमेंट करते हुए कहती है, सच में मुझे तुम्हारी बातों का ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम बहुत ही घटिया किस्म के हो। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा बकवास करने लगती है। तब फा उससे कहता है, बात प्यार से समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती करने आता है। ये कहते हुए सडनली वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन नामपिंग उसे फोर्सफुली वहाँ से दूर कर देती है। लेकिन फा नहीं मानने वाला, वो उसे ज़बरदस्ती किस कर ही लेता है। तब नामपिंग का सर एकदम चढ़ जाता है और फा से कहती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम जैसे लड़कों से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, अभी मेरी एज ही क्या है, मैं अपने लाइफ को खुल के जीना चाहती हूँ। लेकिन इन दोनों के सीन को यहाँ पर चाओ देख रही होती है। फा नामपिंग को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जो कर रहा है वो उसके लिए भले के लिए कर रहा है, लेकिन नामपिंग तो बस उसे गलत समझ रही होती है। तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया हो, तुम मेरे साथ ये सब करना चाह रहे हो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तुम इतने ज़्यादा बुरे निकलोगे। चाओ फा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और वो बिल्कुल भी ये नहीं देख सकती थी कि फा किसी और लड़की के साथ होए, तो इसी वजह से वो नामपिंग पे झपट पड़ती है। तो फा उसे दूसरी जगह ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि कबीले में सरदार ने जो कह दिया बस वही होगा, तुम मुझे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। लेकिन चाओ बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और फा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने मेरे मॉम डैड से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा ज़िंदगी भर ख्याल रखोगे और बीच रास्ते में ही मुझे छोड़ करके जा रहे हो। फा जब आता है तो सडनली उसे हक कर लेती है और कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ, तुम्हारे अलावा और मेरा कौन है ये। यहाँ पर नामपिंग को दिखाया जाता है, वो उन दोनों की इस मोमेंट को अच्छे से देख रही होती है और इसे अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करने वाली थी कि वो किसी भी कंडीशन में वहाँ से भाग सके। जंगल में जब नामपिंग बात ले रही होती है तब वहाँ पर एंट्री होती है फा की, जिसे देख करके वो ज़ोर से चिल्ला पड़ती है और कहती है, क्या तुम में ज़रा भी शर्म है कि नहीं है, इस तरह लड़की को नहाते हुए देखना कहाँ की अच्छी बात है। तो फा उसे कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मुझे तुमसे बात करनी है, बस इसी वजह से तुम्हें मिलने के लिए आया, मुझे नहीं मालूम था कि तुम नहा रही हो, मुझे तो तुम पर डाउट हो रहा था कि तुम यहाँ से भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रही हो, बस इसी वजह से चला आया देखने के लिए, क्या सच में तुम यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही हो कि नहीं कर रही हो। तब नामपिंग उसे कहती है, भागने की प्लानिंग क्या मैं तुम्हें बताकर करूँगी, जिस दिन भागना रहेगा ना तुम्हें बगैर बता करके यहाँ से भागूंगी। तब फा उसे कहता है, बाहर निकलो, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिस पर नामपिंग कहती है, मैं नहीं निकलूंगी। तो फा कहता है, अगर तुम नहीं निकलोगी तो मैं अंदर आ जाऊँगा, क्या तुम चाहती हो ऐसा। तब नामपिंग कहती है, नहीं रुको, मैं आ रही हूँ। और ये कहते हुए वो जब बाहर निकलती है तो फा नामपिंग को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से दोनों गिरते हैं और दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। थीप की बातें सुनने के बाद भी कांग सेटिस्फाई नहीं थी। वो थीप से कहती है, तुम मेरी बहन को लेकर के झूठ बोल रहे हो, सच क्या है बता दो। लेकिन थीप उसे कहता है, मैं भला तुमसे क्या झूठ बोलने वाला हूँ, जो है सच ही तो है, जो था मैंने बता दिया। नामपिंग को डोर ओपन करने के लिए कहता है। नामपिंग जब डोर ओपन करके बाहर आती है तो उसके कपड़ों की सिचुएशन देख करके फा भी हंसने लगता है, क्योंकि वो नामपिंग कपड़े नहीं रहते, वो फा के रहते जो कि वो पहनी हुई रहती है। अब उसे संभाल में नहीं आ रहा था, तब फा यहाँ पर उसे सही से पहनाता है। नामपिंग फा से कहती है, इस तरह मेरी हेल्प करने का दिखावा मत करो, असली हेल्प तो कौन कर रहा है ये मैं अच्छे से देख रही हूँ, हेल्प करने के बजाय तुम मुझे मुसीबतों में डालते जा रहे हो। तब फा उसे कहता है, देखो मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बहुत ही ज़ोर से भूख लगी है और मुझे खाना खाना है तुम्हारे हाथों का। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, इतना तो हक है मेरा कि मैं तुमसे बोल सकूँ कि तुम मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाओ, तो जल्दी जाओ खाना बना के लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। यहाँ पर वो उसे कुछ कुकिंग के सामान भी देता है और कहता है, जितनी जल्दी हो सके कुकिंग करो, मैं वेट कर रहा हूँ। वो तो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर नामपिंग की सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जो लड़की अपने घर पे एक स्पून ना उठा सके, एक ग्लास वाटर ना ले सके, वो यहाँ पर कुकिंग करेगी तो सिचुएशन तो थोड़ी यूनिक तो होगी ना। और वो भी स्पेशली यहाँ पर वो फ़िश बनाने के लिए जब जाती है तो ज़िंदा फ़िश रहती है, उसके हाथों से फिसल जाती है और वो डर भी रही होती है। वो पकड़ने की कोशिश करती है बट नहीं पकड़ पाती है। तब यहाँ पर वो डिसाइड करती है, वो प्रिंसेस है, वो जो करना चाहे वो कर सकती है। तब यहाँ पर फा उसे कहता है, जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो नामपिंग उसे कहती है, बस थोड़ा सा सब्र करो, टेस्टी खाना चाहिए तो थोड़ा सा सब्र करना चाहिए ताकि खाने का मज़ा डबल आए। काफ़ी टाइम के बाद फाइनली नामपिंग खाना बना लेती है। फा आता है और देखता है
खाना उसे देखकर ही समझ में आ जाता है कि खाना कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। वो नामपिंग से कहता है, तुमने बहुत मेहनत से ये खाना बनाया है ना, तो मैं चाहता हूँ मुझसे पहले ये तुम टेस्ट करो, देखो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा। तब नामपिंग कहती है, ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा, इसे मैंने बनाया है और तुम्हें यकीन भी नहीं आएगा, मैंने फ़र्स्ट टाइम कुकिंग किया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तब यहाँ पर फा उसे कहता है, खाओ तो सही, देखो अपना बनाया हुआ खाना तुम्हें कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब तुमने ये खाना बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया होगा, तुम्हारे हाथ भी दुख रहे होंगे, तो इसी वजह से मैंने सोचा मैं तुम्हें खुद ही खिला दूँ। और स्पून से वो खुद ही नामपिंग को खिला देता है। नामपिंग तो जब खा लेती है तो कुछ टाइम के बाद उसका फेस का रिएक्शन कुछ अजीब सा हो जाता है, क्योंकि खाना बहुत ही ज़्यादा वाहियात बना हुआ था, खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, जो कि फ़ा ने पहले से नोटिस कर लिया था। अब यहाँ पर नामपिंग कहती, इतना वाहियात खाना मैंने अपनी लाइफ में नहीं टेस्ट किया, तुम इसे कैसे खाते? सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती है। बताओ अब क्या खाएंगे, क्या हमें ऐसे ही सोना पड़ेगा? तब फ़ा उसे खाना देता है जो कि बाहर से वो पहले लेकर आया हुआ था। तो नामपिंग उसे कहती है, अगर तुम पहले लेकर आए थे तो बता देना चाहिए था ना, मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कितनी मेहनत से मैंने ये खाना बनाया था, जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। जब मुझे नहीं पसंद आया तो तुम्हें कहाँ से पसंद आता है? खैर ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और खाने के लिए थैंक्स। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है, वही होता है जो दो कपल के बीच में फाइटिंग होती है बेड को लेकर के। यहाँ पर नामपिंग फा से कहती है, देखो मैं बिल्कुल भी नीचे सोने वाली नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे बेड चाहिए। तब फा उसे कहता है, मैं कुछ भूल भी नहीं रहा हूँ, तुम जा करके बेड पे सो जाओ, मैं बाहर ही सो जाऊँगा। तो नामपिंग कहती है, फर्स्ट टाइम तुमने कोई अच्छा डिसीजन लिया है, जिसे सुनने के बाद मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, जाओ तुम बाहर सो और मैं यहीं पर ही सो जाऊँगी। फ़ा उसे कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाहर सो रहा हूँ, मुझे आवाज़ दे देना, मैं आकर के तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। और ये कहकर वो बाहर सोने के लिए चले जाता है। लेकिन यहाँ पर वो पास्ट के बारे में सोचता है। सरफान कभी भी फ़ा के साथ अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता था, हमेशा वो उसे पनिशमेंट देता था और आए दिन कुछ ना कुछ घटिया वर्क उसे करवाता ही था। नामपिंग पूरे कमरे में अकेले हो और वो कुछ ऐसा वैसा ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। उसे बहुत पुराना संदूक मिलता है और उसमें से एक बुक मिलती है। तो नामपिंग फ़ा के पास लेकर जाती है और उसे कहती है, ये कौन सी बुक है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रही है, इसकी जो लिखावट है वो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। फ़ा हंसते हुए नामपिंग से कहता है, ये बुक तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी और तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस बॉक्स से इस बुक को निकालने के लिए, जाओ सेफली इसे वहाँ पर रख दो। जब नामपिंग वहाँ से जाने लगती है तब फ़ा उसे कहता है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और उसे एक कवच देता है और कहता है, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, इसे हमेशा अपने पास रखना। तब नामपिंग कहती है, ये मुझे क्यों चाहिए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब फ़ा कहता है, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए, ये तुम्हारा कवच है, ये तुम्हारी रक्षा करेगी, बस इसी वजह से दे रहा हूँ और संभाल के रखना, घुमाना नहीं। तो नामपिंग उसे एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ़ा नामपिंग को लेकर के किसी से मिलवाने के लिए जाता है और ये देख करके वहाँ के सारे लोग हंसते भी हैं और जॉम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो सरदार जो नहीं बना था तो वो तो बदला लेगा फ़ा से। नेक्स्ट सीन में एक लेडी को दिखाया जाता है, फ़ा उससे मिलने के लिए आया हुआ रहता है। वो एक्चुअल में फ़ा की मॉम रहती है। फ़ा की मॉम भविष्यवाणी करती है और फ़ा से कहती है, ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये हमेशा तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगी, अगर ये तुम्हारी लाइफ में रहेगी तो तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, इससे बेटर रहेगा कि तुम चाओ को अपनी वाइफ बनाओ, वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमेशा वो काम करेगी जिसमें तुम्हारी खुशी रहेगी। लेकिन यहाँ पर फ़ा अपनी मॉम की बातें नहीं सुनता है और नामपिंग को ही एक्सेप्ट करता है और वहाँ से उसे लेकर के चला जाता है। नामपिंग उससे पूछती है कि वो लेडी कौन थी, बट फ़ा नहीं बताता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है थीप को। बेचारे उसकी तो कंडीशन ख़राब थी कि उसकी फियांसे ही उसे नहीं मिल रही थी और वहाँ पर अचानक से कांग को देख करके वो और भी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो उसे अपने घर लेकर आता है। कांग उसे पूछती है कि वो क्या झूठ बोल रहा है, जो भी है वो बता दे। तब थीप उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह नामपिंग को फ़ा किडनैप करके लेके गया है। कांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ अब अपने मॉम डैड को कैसे बताएगी, लेकिन थीप कुछ टाइम के लिए ये सब छुपाने के लिए कहता है कि जब तक नामपिंग उन्हें मिल नहीं जाती तब तक वो उसकी मॉम से झूठ बोले कि वो उसके सिस्टर के साथ कहीं बाहर ट्रिप पर गई हुई है। और कांग भी ऐसे ही करने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो अपने मॉम डैड को बिल्कुल भी परेशान होता हुआ नहीं देख सकती थी और वो थीप को लाइक भी करती थी, इसी वजह से वो थीप की बातें सुनती है। फ़ा किसी अननोन पर्सन से मिलने के लिए आया हुआ रहता है और वो पर्सन कोई और नहीं, वो ऑफिसर रहता है और इस ऑफिसर को फ़ा के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि यही किडनैप करके लेकर आया है नामपिंग को। यहाँ पर वो उससे कहता है, क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, नामपिंग को सेफली तुम्हें रखना है, उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है, बाकी मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा करूँगा। ये कि वो जब पर्सन वहाँ से जाने लगता है तो उसके पीछे वहाँ के गुंडे पहुँच जाते हैं जो कि जॉम के रहते हैं। वो उसे गन पॉइंट पे रख देते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हो, जबकि तुम हमारे कबीले से बिलोंग नहीं कर रहे हो। तब यहाँ पर एक पर्सन उसका पर्स चेक करता है और इसे मालूम पड़ता है कि ये तो पुलिस ऑफिसर है। वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पर वहाँ पर आ जाता है फ़ा और वो उन लोगों को जान से मार देता है ताकि वो ऑफिसर को हर्ट ना करने पाए। नाइट का सीन दिखाया जाता है जब फ़ा वापस अपने घर आता है
तो सारे लोग एक साथ बैठ करके डिनर कर रहे होते। बट फ़ा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, क्योंकि फ़ा को सच्चाई का पता चल चुका था। मरने से पहले उसकी टीचर ने उसे बता दिया था कि वो जिसके साथ रह रहे वो उसका रियल फादर नहीं है, बल्कि उसके फादर तो दूसरे हैं। लेकिन फ़ा को भी नहीं मालूम रहता है कि आखिर उसके रियल डैड कौन है, क्योंकि टीचर ने इसके बारे में नहीं बताया था कि उसके रियल डैड कौन है। शायद यही मेन वजह है जिसकी वजह से सरफान फ़ा को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। बट फ़ा ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने डैड को ढूंढ कर ही रहेगा। इधर गर्ल्स को दिखाया जाता है जो कि कपड़े वॉश करने के लिए बाहर आई भी रहती है। यहाँ पर चाओ की फ्रेंड उससे कहती है, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें फ़ा के रिलेटेड थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए? वो लड़की कल की आई हुई वो फ़ा की वाइफ बनने वाली है और तुम उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही हो। तब यहाँ पर चाओ का गुस्सा एकदम हाई लेवल पे आ जाता है। वो अपनी फ्रेंड को क्लॉथ फेंक करके मारती है और कहती है, एटलीस्ट तुम तो अपनी बकवास भरी बातें बंद करो, तुम तो मुझे मोटिवेट करो। मैं किसी भी कंडीशन में उस नामपिंग की बच्ची को किसी भी हाल में फ़ा की वाइफ तो बनने बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। चाओ की बेस्टी उसकी तरफ इशारा करके कहती है, देखो नामपिंग भी यहाँ पर कपड़े वॉश करने के लिए आई है, अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो ये अच्छा मौका है। तब चाओ अपने बेस्ट फ्रेंड के भड़कावे में आ जाती है और वो नामपिंग के पास जाती है और उसे डायरेक्टली वार्न करती है, देखो मैं नहीं जानती हूँ तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, कहाँ से आई हो, कहाँ की प्रिंसेस हो। बस मैं इतना जानती हूँ कि फ़ा को मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ, उसे प्यार करती हूँ और मैं ही उसी की वाइफ बनूंगी, तो इसलिए बेटर रहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। चाओ नामपिंग के साथ कुछ ज़्यादा ही आर्ग्यूमेंट कर देती है। नामपिंग भी पीछे रहने वालों में से थोड़ी रहती है, वो भी चाओ के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगती है और इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर नामपिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है कि वो चाओ को अकेली हैंडल कर रही होती है। इवन चाओ के बेस्ट फ्रेंड भी उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, बट नामपिंग सभी को अकेली हैंडल कर रही होती है। तब वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम पीकॉन है। पीकॉन आती है और वो नामपिंग और चाओ दोनों से कहती है, तुम दोनों इस तरह से फाइटिंग करना बंद करो, अदरवाइज़ इसी नाइफ से तुम दोनों को ही किल कर दूंगी। अगर कबीले के सरदार को मालूम पड़ा कि गर्ल्स में इस तरह की फाइटिंग हो रही है तो बताओ कितनी ज़्यादा इंसल्ट होगी हमारी। बेटर रहेगा फाइटिंग को रोको और यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर जो चाओ की बेस्ट फ्रेंड रहती है वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और सॉरी बोल करके वहाँ से चाओ को लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जॉम को उसके आदमियों के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि उनके 2 पर्सन को किसी ने मार दिया है बहुत बुरी तरीके से। जॉम कहता है, ये काम किसी का नहीं हो सकता है सिवाय फ़ा का, उस पर नज़र रखो और पता करो। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब फ़ा ही ने किया होगा, किसी भी कंडीशन में मुझे सबूत चाहिए। इधर दिखाया जाता है नामपिंग को जो कि किसी को फॉलो कर रही होती है एंड ऑफ कोर्स वो चाओ और पीकॉन दोनों को ही फॉलो कर रही होती है। यहाँ पर दोनों की आर्ग्यूमेंट और बातों से फाइनली नामपिंग को इतना तो समझ में आ जाता है कि ये दोनों लड़कियाँ एक ही लड़के के प्यार में पागल है और वो कोई और नहीं फ़ा है। अब यहाँ पर नामपिंग को आइडिया आता है कि इन्हीं दोनों लड़कियों की वजह से हो सकता है मैं इस कबीले से बाहर निकलूँ, तो किसी एक को तो मुझे मुर्गा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नामपिंग फर्स्ट टाइम फ़ा के लिए बहुत सारे डिशेस को पका कर लेकर आती है और इसे कहती है, टेस्ट करो, देखो कैसे लग रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है एंड आई होप तुम्हें पसंद आए। फ़ा जब फूड को ट्राई करता है तो सच में वो फूड बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी थे। बट यहाँ पर दिखाया जाता है नामपिंग ने उसे अकेले नहीं बनाया था, उसकी हेल्प पीकॉन्ग ने की थी। यहाँ पर वो पीकॉन्ग की तारीफ़ों के पुल बांधने लगती है कि वो बहुत ही अच्छी संस्कारी लड़की है, अगर तुम्हारी लाइफ में आएगी ना तो तुम्हारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, तो बेटर रहेगा मुझ जैसी लड़की में तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो, इससे अच्छा पीकॉन्ग को लाइक करना स्टार्ट कर दो, वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन फ़ा मना करते हुए कहता है, मेरी शादी तुमसे होने वाली है और मैं किसी और लड़की के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, मेरा डिसीजन फाइनल है, मैं तुम्हें से शादी करूँगा। अब यहाँ पर नामपिंग को दिखाया जाता है वो पास्ट के सीन के बारे में सोचती है। एक्चुअल में वो पहले से कॉन्ग से बात कर चुकी थी फ़ा के रिलेटेड। यहाँ पर उसने कंडीशन को रखा था कि अगर तुम मुझे यहाँ से भागने में मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी फ़ा के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत करने में, जिस पर पीकॉन्ग भी रेडी हो गई थी। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है फ़ा नामपिंग को एक जंगल में लेकर आया हुआ रहता है उसे ट्रेनिंग देने के लिए। तब नामपिंग कहती है, मुझे ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से शूटिंग करनी आती है। तब फ़ा कहता है, बट मैं तो यहाँ पर शूटिंग की नहीं बल्कि गुलेल की प्रैक्टिस करवाने के लिए आया हूँ, ये गुलेल चलाना सीखो। यहाँ पर नामपिंग कहती है, क्या ये ईजी रहेगा? फ़ा उसे सिखाता है, कोई भी काम इजी नहीं रहता है, हर काम करने के बाद ही इजी पड़ता है। फ़ा यहाँ पर नामपिंग की हेल्प करता है उसे ट्रेनिंग देने में। कुछ टाइम के बाद जब नामपिंग सीख लेती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उछलते हुए सडनली फ़ा को हक कर लेती है कहते हुए कि फाइनली तुमने मुझे सिखा दिया और मुझे यूज़ करना भी आ गया, मैं कितनी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ ना, बस तुमने मुझे सिखाया और मुझे आ गया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर नामपिंग फ़ा को फोर्स कर रही होती है कि मुझे हॉर्स राइड लेना है, मुझे आती है क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ। फ़ा उसे कहता है, ये हॉर्स बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, हो सकता है तुम इसे हैंडल ना कर पाओ। जिस पर नामपिंग हंसते हुए कहती है, ऐसा कोई भी हॉर्स नहीं है जिसे मैं कंट्रोल ना कर पाऊँ, मुझे अच्छे से कंट्रोल करना आता है। सच बताऊँ तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारे हॉर्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तब फ़ा उसे परमिशन दे देता है
और यहाँ नामपिंग हॉर्स की राइड लेने वाली रहती है, लेकिन फ़ा को बुलाया जाता है कि उसके डैड उसे बुला रहे हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फ़ा अपने डैड के पास आया हुआ रहता है। यहाँ पर उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि जॉम ने फ़ा पर इल्ज़ाम लगाया था कि इसने मेरे 2 बंदों को मार दिया है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब यहाँ पर जो सरफान रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फ़ा से कहता है क्या ये सब तुमने किया है, लेकिन फ़ा कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब सरदार कहता है देखो, अगर मुझे बाद में पता चला कि तुमने मेरे कबीले के पीछे कुछ भी ऐसा वैसा काम करने की हिम्मत भी की ना, तो तुम्हें जान से मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे कबीले में अगर मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो जान से हाथ धोना पड़ता है। और हाँ, शायद तुम भूल गए हो, बट मैं नहीं, मैंने कहा था ना कि नामपिंग से जल्द शादी करो, उसे प्रेग्नेंट करो और उसे उसके घर भेजो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं किसी और को ढूंढूंगा। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। जब फ़ा अपने रूम में रहता है तब वो नामपिंग को देखता है। उसकी ड्रेस अलग रहती है क्योंकि उसे पीकोन ने दिया था। तब यहाँ पर वो उसे कहता है ये ड्रेस तुम्हें कहाँ पर मिली, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तब नामपिंग कहती है बस मिल गई। अब यहाँ पर फ़ा को दिखाया जाता है अपने डैड के फोर्स करने की वजह से वो नामपिंग के क्लोज आता है, तो नामपिंग उसे पुश करने के चक्कर में उसके चेस्ट पर हाथ रख देती है, जिसकी वजह से उसे भी बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। वो पीछे हटने लगती है, लेकिन फ़ा उसे सडनली और टाइटली पकड़ लेता है। तब यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो नामपिंग कहती है देखो, इस वक्त मेरे पीरियड्स टाइम चल रहे हैं, प्लीज़ मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा मत करना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे जाने दो यहाँ से। और वैसे भी जब तक तुम्हारी शक्ल देखूंगी मुझे नींद नहीं आएगी और मुझे सोना है, रात काफ़ी हो चुकी है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन फ़ा यहाँ पर स्माइल करने लगता है कि ये लड़की सच में कितनी बड़ी साइको है। मेरा इंटेंशन तो ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे ये समझने की कोशिश कर रही है, सच में साइको है। नाइट का सीन दिखाया जाता है। नामपिंग सोई हुई रहती है, तभी सडनली वहाँ पर फ़ा की एंट्री होती है जो उसके जस्ट ऊपर ही रहता है। नामपिंग जब होश में आती है तो एकदम से बुखला सी जाती है और उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। लेकिन फ़ा उसे कहता है शोर मत मचाओ, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, और ये कहकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तब नामपिंग चिल्ला करके उठ के बैठती है क्योंकि ये सब उसका सिर्फ ड्रीम रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फ़ा उठता है तो नामपिंग वहाँ पर नहीं रहती, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर नामपिंग को दिखाया जाता है वो कपड़े वॉश करने के लिए बाहर आई हुई रहती है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है उन सारे कपड़ों पर कि मुझे किसी भी कंडीशन में यहाँ से भागना है। तब फ़ा उसे आता है और देखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही है और कपड़ों को वॉश कर रही है। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। पीकुन की हेल्प के थ्रू फाइनली नामकिन आज इस कबीले को अलविदा कहने वाली थी। रात में वो जा गई होती है कि सारे लोग जैसे सोएंगे वैसे मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। इसके लिए वो एक हॉर्स को भी लेती है जिसकी वो राइड लेना चाह रही थी। हॉर्स को लेकर के वो वहाँ से चुपके से निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तब वहाँ पर एक अननोन पर्सन आता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है फ़ा को, वो तो आया हुआ रहता है और नामपिंग से कहता है जल्दी करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ। फ़ा कुछ टाइम तक वहीं पर बाहर खड़ा रहता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के बाद वो जब अंदर जाता है तो देख कर के शॉक रहता है क्योंकि नामपिंग तो वहाँ पर रहती नहीं। इसी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। यहाँ पर जॉम को दिखाया जाता है। नामपिंग उसके हाथों लग जाती है। उसके बंदे नामपिंग को उसे सौंप देते हैं और कहते हैं बॉस, ये इस कबीले से भागने की तैयारी कर रही थी, इसे पकड़ कर लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर जब नामपिंग को होश आता है तो वो जॉम को देख करके काफ़ी घबरा जाती है। तब जॉम उसे कहता है मैं तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए आया था, तुम्हारे हाथों में जो रस्सियाँ बनी हैं बस उसे खोलने के लिए। और रस्सियाँ खोलने के बहाने वो उसके साथ मिसबिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से नामपिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे वार्न करती है कि वो इसके साथ ऐसी वैसी हरकत ना करे वरना फ़ा उसे छोड़ेगा नहीं। तब जॉम कहता है देखो, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी प्यास को मिटाना पड़ेगा, और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ, तो बस इसी वजह से मेरे साथ कोऑपरेट करो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना पूरी ज़िंदगी इस कबीले से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। और ये कहते हुए जॉम नामपिंग के साथ फोर्सफुली उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। नामपिंग हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तब वहाँ पर एंट्री होती है फ़ा की। फ़ा जब इस सिचुएशन को देखता है तो सबसे पहले वो जॉम को तो पुश करता है और उसके बाद उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई नामपिंग के साथ ये सब करने के लिए, तुम अच्छे से जान रहे हो ये मेरी होने वाली वाइफ है, फिर भी तुमने इतनी गंदी नज़र इस पर डाली। और ये कहकर उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जॉम फ़ा से कहता है अगर तुम इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करो तो वो चलेगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसा क्यों? मैं भी इस लड़की को लाइक करता हूँ, मुझे ये किसी भी कंडीशन में चाहिए। नामपिंग फ़ा को सेव करना चाह रही थी, इसी वजह से वो शूट कर देती है और वो गन जाके लगती है जॉम को, लेकिन वो उसके चीक से टच करके निकल जाती है, जिसकी वजह से अब जॉम पागल हो चुका था कि वो इन दोनों को ही मार देगा। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई उसे शूट करने के लिए। तभी वहाँ पर सरफान भी पहुँच जाता है। सरफान उन दोनों को कबीले में वापस लेकर आता है और यहाँ पर वो उन दोनों से पूछ रहा होता है
आखिर किस वजह से तुम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि तुम दोनों भाई हो और अगले कबीले के सरदार बनने वाले हो? यहाँ पर जॉम उल्टा नाम पिंक पर इल्ज़ाम लगा देता है कि ये लड़की इस कबीले से भागने का ट्राई कर रही थी, बस मैंने इसे पकड़ा। और फा ने मुझ पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा दिया, आप सोच भी नहीं सकते। तब यहाँ पर नाम पिंक को गुस्सा आता है और वो कहती है, जॉम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश मत करो, तुमने मेरे साथ क्या किया ये तुम अच्छी तरीके से जान रहे हो। नाम पिंक सारे लोगों को बता देती है कि जॉम ने किस तरह उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अगर फा सही टाइम पर नहीं पहुंचा होता तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता, वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती। तब यहाँ पर सारे लोग अब जॉम को गलत कहने लगते हैं कि इसने कुछ भी हो नाम पिंक के साथ गलत किया। हाँ, नाम पिंक ने यहाँ से भागने का ट्राई किया, ये इसकी गलती है, लेकिन जॉम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सरदार का बेटा है। तो इसी वजह से सरफान अब सारे लोगों के सामने उन दोनों को ही पनिशमेंट देता है कि तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह से आपस में झगड़ा करने के लिए, क्योंकि झगड़ा करने की परमिशन मैं यहाँ पर किसी को नहीं देता हूँ। और तुम दोनों तो मेरे बेटे हो, एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो सकते हो? लोगों को पता रहना चाहिए कि अगर इस कबीले में कोई आपस में दुश्मनी करेगा तो उन्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। यहाँ पर दोनों को कोड़े लगाए जा रहे होते हैं और सारे गाँव वाले अब नाम पिंग पर ही गुस्सा करने लगते हैं कि आज जॉम और फा दोनों की सिचुएशन जो भी है इसके जिम्मेदार नाम पिंग है। नाम पिंग की वजह से आज दोनों को कोड़े लग रहे हैं। नाम पिंग को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब बेवजह यहाँ पर फा को कोड़े मिलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। अब यहाँ पर सरदार को दिखाया जाता है, वो कहता है गलती जिसने की उसे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, इसमें नाम पिंग की भी गलती है, उसे यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं थी, उसी की वजह से आज उसके दोनों बेटे इस तरह से आपस में लड़ रहे थे। अब यहाँ पर फा अपने डैड से कहता है नाम पिंग को कुछ भी नहीं करना, जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो नाम पिंग के कोड़े भी अब यहाँ पर फा को ही लेने पड़ते हैं और इस बार सरदार खुद अपने हाथों से फा को मार रहा होता है, जिसकी वजह से फा की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। और इस सिचुएशन में नाम पिंग उसे देख करके बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि नाम पिंग की वजह से आज फा की कंडीशन ऐसी थी। यहाँ पर सरदार जाते वक्त नाम पिंग से कहता है अगर दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश की तो याद रखना इसके बाद तुम्हारी जान भी जा सकती है। और इस वजह से नाम पिंग बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि कहीं ना कहीं आज फा की जो भी सिचुएशन है वो उसके ज़िम्मेदार अपने आप को ही समझ रही होती है। जब फा को वहाँ से लेकर जाया जाता है तब नाम पिंग उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर चाओ कहती है तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आज फा की कंडीशन जो भी है ना सब तुम्हारी मेहरबानी है, जब से इसकी लाइफ में आई हो इसकी लाइफ को स्पॉइल करके रख दिया है तुमने, जाओ यहाँ से। तब यहाँ पर नाम पिंग उसे बताती है कि वो फा की होने वाली वाइफ है तो इसी वजह से वो उसकी हेल्प करेगी। और यहाँ पर चाओ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि नाम पिंग इस तरह से उसे बर्ताव कर रही है। फा की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि बेचारा उठकर चल भी नहीं पा रहा था। यहाँ पर नाम पिंग उसकी पूरी केयरिंग कर रही होती है कि मेरी वजह से आज तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट होना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। यहाँ पर पीकोंग को दिखाया जाता है, फा के लिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और होए भी क्यों ना, वो उससे प्यार जो करती थी, तो इसी वजह से वो जब फा को इस सिचुएशन में देखती है तो उसे भी रहा नहीं जाता है। नाम पिंग उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर रहे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तुम्हें जड़ी बूटियों के बारे में नॉलेज होगा, जा करके कोई भी जड़ी बूटी लेकर आओ जिससे फा जल्दी से ठीक हो जाए। वो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन नाम पिंग के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं जब वो फा को इतने ज़्यादा पेनफुल में देखती है। यहाँ पर पीकोंग को दिखाया जाता है, हर जगह वो जड़ी बूटी ढूंढ रही होती है, एकदम पागल सी हो गई थी फा को इन सारी सिचुएशन में देख करके। फा का फ्रेंड पीकोंग को कहता है इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों लग रही हो जबकि तुम अच्छी से जान रही हो कि फा की केयरिंग करने के लिए उसकी वाइफ है। तब यहाँ पर पीकोंग कहती है वो उसकी वाइफ अभी बनी नहीं है तो इसी वजह से तुम ज़्यादा मत बोलो, और ये कहते हुए वो उसे हिट भी कर देती है क्योंकि यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे कुछ ज़्यादा ही टीच कर रहा होता है। तब यहाँ पर पीकोंग उसे कहती है तुम जिस तरह की होप मुझसे रखना चाह रही हो ना, देखो पहले बता दे रही हूँ ऐसा वैसा कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। और ये कि वो वहाँ से चली जाती है। बट यहाँ पर फा का फ्रेंड कहता है तुम मुझे लाइक करो या ना करो एक दिन तो लाइक करने लगोगी, ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, लेकिन एक बात बोलूँ तुमने हिट बहुत ज़ोर से किया है। इधर नाम पिंग को दिखाया जाता है जो फा के ज़ख्मों पर ऑइंटमेंट लगा रही होती है और उससे बातें करते हुए कहती है फिक्र मत करो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट होना पड़ा इसके लिए सॉरी। उसके बाद वो पीकोंग से कहती है पीकोंग रात बहुत हो चुकी है, मेरे ख्याल से तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए, तुम्हारे घर वाले भी कितने ज़्यादा परेशान होंगे ना। तब यहाँ पर फा का फ्रेंड कहता है आई थिंक तुम सही कह रही हो नाम पिंग, एक काम करता हूँ मैं ही पीकोंग को उसके घर पर ड्रॉप कर देता हूँ, तब तो तुम सेटिस्फाई भी रहोगी ना कि ये घर पर सेफली पहुँच गई है। जिस पर नाम पिंग कहती है हाँ तुम्हें जाना चाहिए, और बात रही फा की तो मैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर हूँ, तुम फिक्र मत करो। जब पीकोंग को सेटिस्फाई होता है कि नाम पिंग फा का ख्याल रख लेगी तो वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर पीकोंग को दिखाया जाता है, फा का फ्रेंड उससे कहता है तो तुमने क्या डिसाइड किया,
मैंने देखा तुम फा के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही थी, लेकिन उसके लिए उसकी वाइफ है ना परेशान होने के लिए, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अगर तुम्हें परेशान होना है तो तुम मेरे लिए हो ना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ। तब यहाँ पर पीकू कहती है, तुम फिर से शुरू हो गए, मना किया है ना मैंने कि मेरे सामने ऐसी वैसी कुछ भी बातें मत करना जिसकी वजह से मैं इरिटेट हो जाऊँ। पीकू को इतने ज़्यादा गुस्से में देख करके वो सडनली उसे किस कर लेता है, जिसकी वजह से अब नामपिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे गर्ल्स की पावर दिखाते हुए उसे ज़ोर से हिट करती है और कहती है, दोबारा मेरे साथ ऐसी वैसी कुछ भी हरकत की ना तो सच बता रही हूँ तुम्हारी जान ले लूँगी। लेकिन फा का फ्रेंड वो तो प्यार में एकदम से दीवाना हो चुका था, वो तो सिर्फ हंसे जा रहा होता है। इधर फा को दिखाया जाता है मिडनाइट में उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, उसे बहुत ज़ोर से ठंडी लगने लगती है। तो नामपिंग भी कुछ टाइम के लिए डर जाती है कि अगर फा को कुछ भी हुआ तो वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगी। वो उसकी केयरिंग करने लगती है। इवन वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो रात भर सोती नहीं है। मॉर्निंग में वो फा के हाथों को लेती है और उस पर सर रख करके सो जाती है। नेक्स्ट सीन में एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसकी एंट्री होती है पुलिस स्टेशन में, और यहाँ पर दिखाया जाता है वो उन लोगों का भी हेड रहता है। सारे ऑफिसर उसे सल्यूट करते हैं और उस पर्सन से बहुत रिस्पेक्टली बात करते हैं। यहाँ पर जब वो पर्सन सारे पुलिस ऑफिसर से बात करता है सरफान के बारे में, तो कुछ टाइम के लिए वो लोग भी शॉक्ड में कि इस ऑफिसर को सरफान के बारे में कैसे पता है। तब यहाँ पर ऑफिसर बताता है कि सरफान की तो उससे पहले से दुश्मनी है। लास्ट का सीन दिखाया जाता है, उस ऑफिसर ने फाइनली प्लान किया था सरफान को अरेस्ट करने के लिए और सराखों के पीछे डालने के लिए, और वो ऑफिसर अपने प्लान में कामयाब भी हो गया था। जब वो सरफान को अरेस्ट करने के लिए गया था तो पकड़ने के चक्कर में वो सरफान को शूट भी कर देता है उसके पैर पर, और सडनली यहाँ पर सरफान की नींद टूटती है। एक्चुअल में ये सब सरफान ड्रीम देख रहा होता है जो कि रियलिटी में उसके साथ हो चुका था। सरफान की वाइफ उससे पूछने लगती है क्या फिर से उसने वही बुरा ख्वाब देखा है, जिस पर सरफान कहता है तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, और उससे बहुत ही बदतमीज़ी से बात करता है क्योंकि वो उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता था और ना ही उससे प्यार करता था। यहाँ पर दिखाया जाता है सरफान लंगड़ा कर चलता है क्योंकि जिस ऑफिसर ने उसे शूट किया था गोली लगने की वजह से वो सही तरीके से अपने पैर का यूज़ नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से उसे स्टिक के सहारे की ज़रूरत पड़ गई थी। कुछ टाइम के बाद जब नामपिंग की नींद टूटी है तो वो उठती है और देखती है तो फा काफ़ी बेटर फील कर रहा होता है। वो फा से कहती है क्या तुम अब ठीक हो? तब फा उसे कहता है मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ, रात भर तुमने मेरा ट्रीटमेंट किया तो तुम ही बताओ कि क्या मैं इस वक्त ठीक हूँ या नहीं हूँ। तब यहाँ पर नामपिंग उसके सर को टच करते हुए कहती है मैं देखना चाहती हूँ, तुम्हारा फीवर तो बिल्कुल भी नहीं है और देखो तुम्हारे टेम्परेचर भी एकदम नॉर्मल सा हो गया है, मतलब तुम ठीक हो। हाँ बात की बात है तुम्हारे ज़ख्म अभी नहीं भरे हुए, तुम फिक्र मत करो वो भी कुछ टाइम में भर जाएंगे। यहाँ पर फा नामपिंग को थैंक्स बोलता है कि पूरी रात तुम मेरा ही ख्याल रखती रही। इसके अपोजिट में जॉम को दिखाया जाता है, उसे भी तो कोड़े लगे हुए थे लेकिन यहाँ पर उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसका दर्द कम नहीं हो रहा था और इसका फ्रस्ट्रेशन वो अपने ही सर्वेंट पे निकाल रहा होता है उन्हें मार करके। तब वहाँ पर उसके मॉम डैड आते हैं, बट यहाँ पर दिखाया जाता है जॉम बिल्कुल भी अपनी मॉम को लाइक नहीं करता था क्योंकि वो फा की रियल मॉम थी, उसकी नहीं। इसी वजह से जॉम अपनी मॉम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, उनसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था कि इनके बेटे फा की वजह से मुझे सरदार की पोस्ट नहीं मिल सकी। सरफान का रियल बेटा जॉम रहता है तो अपने बेटे को तकलीफ़ में देख करके एक बाप को भी तकलीफ़ होती है, तो यहाँ पर वो कुछ मैजिक ट्रिक को यूज़ करता है और अपने बेटे के पूरे घाव को सही कर देता है। कुछ टाइम के बाद उसके पूरे स्कार्फ भी मिट जाते हैं। ये देख करके वहाँ के लोग शॉक में रहते हैं, साथ में जॉम भी शॉक में था कि आखिर ये सब कैसे हो गया, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम से बहुत ही रूड तरीके से बात कर रहा होता है। जब सरफान बाहर जाता है तो यहाँ पर फा की मॉम उसके पास जाती है और कहती है कि क्या यही ट्रिक आप यूज़ करके मेरे बेटे फा को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन सरफान मना कर देता है कि ये ट्रिक मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए यूज़ करता हूँ, किसी और के लिए नहीं। और ये कहकर वो मेडिसिन को भी वहीं पर फेंक कर चला जाता है। फा की मॉम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो उसके बेटे के साथ इस तरह से ट्रीट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नामपिंग को, वो फा के लिए सूप बना कर लेकर आई हुई रहती है और उसे सॉरी कह रही होती है कि मेरी वजह से ये सब तुम्हें झेलना पड़ा ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फा नोटिस करता है कि नामपिंग उसकी कुछ ज़्यादा ही केयरिंग कर रही है, वो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही फिक्रमंद है। तब यहाँ पर फा नामपिंग से कहता है इतना मार खाने के बाद तो मेरी बॉडी में इतनी भी एनर्जी नहीं रह गई कि मैं ये खाने को खा सकूं। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने से खा भी नहीं पाऊंगा, क्या तुम मुझे खिला सकती हो इफ़ यू डोंट माइंड। जिस पर नामपिंग कहती है तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है ना, तो मैं तुम्हें खिला सकती हूँ, और ये कहकर वो उसे खाना खिलाने लगती है। नेक्स्ट सीन में फा को दिखाया जाता है जो एक लेक के पास बैठा हुआ रहता है। तब नामपिंग उसके पास जाती है और उसे कहती है तुम्हारी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बाहर आना चाहिए, चल के अपने रूम में रेस्ट करो। तो फा कहता है मुझे रूम में घुटन सी हो रही थी, सोचा थोड़ा बाहर आ जाऊँगा तो अच्छा फील होएगा, बस इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ।
वैसे तुम मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही केयरिंग कर रही हो, आखिर तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? तब नामपिंग उसे कहती है, तुम मुझे पहले बताओ कि तुमने मेरे लिए अपने आप को इतना ज़्यादा तकलीफ़ में क्यों डाल दिया, जबकि तुम अच्छे से जानते थे कि सच में मैं यहाँ से भाग रही थी। फिर मेरी सारी तकलीफ़ों को तुमने अपना क्यों बना लिया, ये मुझे बताओ। फ़ा नामपिंग से कहता है कि अभी शायद मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, बस इतना याद रखो कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें किसी भी तरह से हर्ट होने नहीं दूंगा। यहाँ पर नामपिंग उससे कहती है, क्या सच में? लेकिन क्यों? आखिर मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, बस इतना जानती हूँ कि तुमने मुझे किडनैप किया और यहाँ पर लेकर आए। तो फ़ा कहता है, तुम फिक्र मत करो, प्रॉमिस करता हूँ सही सलामत तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जो कह रहा हूँ जैसा कह रहा हूँ तुम्हें वैसे करना पड़ेगा। नामपिंग उसके लिए एग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में अंकल डैन को दिखाया जाता है जो पूरे पुलिस ऑफिसर के साथ उसी प्लेस पर वापस इंक्वायरी करने के लिए गए हुए रहते हैं जहाँ पर किसी टाइम में उन्होंने सरफान को अरेस्ट करने का डिसाइड किया था, लेकिन किसी मैजिशियन की वजह से सरफान वहाँ से एक गुप्त दरवाजे के थ्रू वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पर अंकल डैन वही दरवाजे की इंक्वायरी करने के लिए आए थे कि आखिर वो कौन सा ऐसा मैजिकल दरवाज़ा था जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग गया। इधर दिखाया जाता है वो मैजिकल डोर एक बार फिर से ओपन होता है क्योंकि चाओ को बाहर जाना था, लेकिन चाओ देख लेती है कि यहाँ पर पुलिस का पहरा हुआ है, तो फ़ौरन वापस से उसी डोर से जाने का डिसाइड करती है। लेकिन उससे पहले थीप उसे देख लेता है, इसी वजह से वो उसे फॉलो करने लगता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जॉम को भी सब कुछ पता चल जाता है, इसी वजह से वो मैजिकल डोर को बंद करने का डिसाइड करता है। वो जब बंद कर रहा होता है, लेकिन इस बीच पुलिस उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस पर जॉम भी पीछे नहीं रहता है, वो भी पुलिस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी टाइम तक फायरिंग हो रही होती है। उसके बाद जॉम अपने पूरी शक्तियों के साथ उस डोर को बंद कर देता है। फायरिंग के बीच में थीप को भी एक गोली लग जाती है, बट यहाँ पर अंकल डैन को दिखाया जाता है उल्टा वो थीप पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज हमारे कितने पुलिस ऑफिसर मारे गए हैं, एटलीस्ट सोच समझ करके फायरिंग करना चाहिए। इधर नामपिंग और फ़ा की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती हैं। नामपिंग फ़ा से आती है बात करने के लिए क्योंकि वो मना करना चाह रही थी, लेकिन तभी वो वहाँ पर पीकोंग को देख लेती है। पीकोंग बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और सडनली वो वहाँ से भागने लगती है। तब नामपिंग उसे फॉलो करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो पीकोंग, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। लेकिन पीकोंग उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनती। वो तो उसे पुश कर देती है और कहती है, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम यहाँ से चली जाओगी और तुम फ़ा की लाइफ से भी दूर हो जाओगी, लेकिन फिर तुम वापस आ गई हो और देखो तुम्हारी शादी की तैयारी भी चल रही है। तब नामपिंग रोने लगती है और उसे कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने यहाँ से भागने का ट्राई किया था, लेकिन मैं वापस पकड़ी गई और मेरे पकड़े जाने पर क्या तुमने नहीं देखा कि उन लोगों ने फ़ा के साथ क्या किया? देखो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर ज़बरदस्ती हमारी शादी हो भी गई तो भी मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगी। इसी वजह से मैं तुम्हें अपना प्लानिंग शेयर कर रही हूँ। शादी के वक्त ब्राइड को चेंज कर दिया जाएगा क्योंकि पत्नी का हक तो उसे मिलता है जिसके साथ हस्बैंड सेटिस्फायर है। फ़ा को दिखाया जाता है जो किसी अननोन पर्सन से कोई सामान ले रहा था। यहाँ पर वो अननोन पर्सन उसे कहता है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 बूंद डालोगे काम हो जाएगा। और ये सब नामपिंग सुन लेती है और उसे गलतफहमी हो जाती है। वो कहती है, लग रहा है ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, इसी वजह से ये मुझे नशीली दवाइयाँ दे रहा है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने दूंगी इसे। फ़ा आता है और नामपिंग के लिए एक कॉफ़ी बनाता है और कहता है, ये कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इसे ट्राई करो, तुम्हें सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और नेक्स्ट टाइम देखना तुम मुझे खुद ही मांगोगी। जिस पर नामपिंग अपने दिल ही दिल में सोचती है, ये मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाना चाहता है, जो कि मैं बिल्कुल भी इसे प्लानिंग में कामयाब होने नहीं दूंगी। आफ्टर ऑल कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, सब कुछ तो मालूम है मुझे कि इस कॉफ़ी में क्या है। जब फ़ा कपड़े चेंज करने के लिए टर्न होता है, मौका पा करके वो सारी कॉफ़ी नामपिंग गिरा देती है और फ़ा के पूछने पर वो कहती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सच कहा तुमने, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर मांगूंगी। अब यहाँ पर जब फ़ा वॉशरूम में जाता है फ्रेश होने के लिए, तब वही मेडिसिन वो उसकी कॉफ़ी में भी मिला देती है। फ़ा आता है, वो उसे पिलाने के लिए उसके क्लोज चली जाती है और बहुत ही पोलाइटली उसे रिक्वेस्ट करने लगती है और उसे कहती है, ये कॉफ़ी पियो ना तुम भी, रियली तुमने सच कहा था, ये कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ट्राई करके देखो ना, बहुत ही अच्छी लगेगी तुम्हें भी, तुम भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर मांगोगे। यहाँ पर फ़ा को बड़ा अजीब लग रहा था कि जो लड़की सही से उससे बात नहीं कर रही थी, अचानक से वो उसके साथ इतनी ज़्यादा क्यों नॉर्मल हो गई। लेकिन यहाँ पर कॉफ़ी पीने के बाद दिखाया जाता है फ़ा बहुत ही ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से नामपिंग भी बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगती है। वो उसे कहती है, मुझे नहीं मालूम था इस कॉफ़ी में कौन सी मेडिसिन मिलाई गई है जिसकी वजह से तुम इतने ज़्यादा बेकाबू हो गए हो, अगर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहूँगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत हो जाएगा। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। फ़ा नामपिंग को फॉलो करते हुए आता है और उसे कहता है, तुम भाग कहाँ रही हो, अभी तो मेडिसिन का असर शुरू हुआ है और तुम इतनी जल्दी ही डर गई हो। तब नामपिंग कहती है, क्या तुम्हें मालूम था मैंने तुम्हारी कॉफ़ी में उस मेडिसिन को मिलाया है। तब फ़ा कहता है, कौन सी मेडिसिन, वो कोई मेडिसिन नहीं थी, वो तो कॉफ़ी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए थी,
जो कि शायद तुम गलती से कुछ और समझ बैठी। नामपिंग फा को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देखती है और उसकी पूरी बॉडी भी वो देखती है तो उसके दिल के अंदर अजीब सी फीलिंग होने लगती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी शॉक्ड में हो जाती है और वो फा को पुश करने लगती है और कहती है हटो मेरे रास्ते से और दोबारा मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत मत करना। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। फा ने देख लिया था कि नामपिंग उसे देख चुकी है, इसी वजह से वो ये सब एक्टिंग कर रहा था और जाने से पहले वो अपने स्टाइल में नामपिंग को डरा के जाता है कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने ऐसा वैसा किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं और नामपिंग यहाँ पर उसे साइको कहती है। नाइट का सीन दिखाया जाता है। सारे कबीले वाले आज एक साथ थे क्योंकि उनके नए सरदार की शादी जो होने वाली थी और शादियों में बहुत सारे रिचुअल्स रहते हैं जिन्हें कंप्लीट करना पड़ता है, तो ऐसा ही कोई रिचुअल्स था। यहाँ पर नामपिंग रेडी शेडी होकर के जब आती है तो फा भी कुछ टाइम के लिए उसे देखता रहता है, लेकिन जलने वाले तो नामपिंग को देख करके जले भुने जा रहे होते हैं। खैर उनका छोड़ते हैं, हम यहाँ पर फा और नामपिंग के बारे में सुनते हैं। नामपिंग फा से कहती है क्या ये करना ज़रूरी है? तब फा उसे समझाता है कि अगर तुम्हें सेफली अपने घर पर जाना है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो। यहाँ पर दिखाया जाता है नामपिंग और फा को सारे लोग विशेष दे रहे होते हैं। सरफान आशीर्वाद में भी फा को ऑर्डर्स देता है और कहता है मैं तो बस यही चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके इस नामपिंग से शादी करो, इसे प्रेग्नेंट करो और इसे इसके फियांसे के पास छोड़ो ताकि समझ में आए कि हमसे दुश्मनी लेना कितना खतरनाक है। तब नामपिंग गुस्से में आ जाती है और वो सरफान से कहती है सच में इतनी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी हो सकती है, मुझे क्या एनिमल समझ के रखा है? बस शादी करो, प्रेग्नेंट करो, इसके फियांसे के पास छोड़ कर आओ। मैं क्या एनिमल हूँ? मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मुझ में भी कुछ फीलिंग्स है, तो ज़रा सोच समझ करके बोला करो। जिस पर सरफान कहता है तुम्हें तो मैं एनिमल से भी बदतर ट्रीट करने वाला हूँ, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? और वह कहता है बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने का शौक़ है ना, मेरी वाइफ को भी ऐसी था, लेकिन आज देखो मैं जो कहता हूँ वही वो करती है। तुम्हारा भी हाल कुछ इसी तरह रहेगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब देखना कि फा तुम्हारे साथ क्या करता है मेरे कहने पर। तब नामपिंग कहती है हर कोई तुम्हारी तरह नहीं हो सकता है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि फा तुम्हारी तरीके के नहीं है। सरफान को गुस्सा आता है, वो वहाँ से चला जाता है। फा अपनी मॉम से कहता है एटलीस्ट आप तो नामपिंग को आशीर्वाद दे दो मॉम। तब उसकी मॉम अपने बेटे के कहने पर नामपिंग को आशीर्वाद देती है और उसे कहती है मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि तुमने मेरे बेटे के बारे में कुछ अच्छा सोचा, मैं बस यही प्रे करूँगी कि तुमने जैसा सोचा है सच में वैसा ही होए। फा की मॉम नामपिंग को एकदम कोडल्स की तरह आशीर्वाद दे रही होती है जिन्हें नामपिंग भी समझ नहीं पा रही होती है। तब वो फा से कहती है एक बात पूछूं, तुम्हारी मॉम ने मुझे इतने सारे आशीर्वाद दिए लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या क्या, तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? तब यहाँ पर फा से कहता है क्या यहाँ पर एक्सप्लेन करना ज़रूरी रहेगा? तुम फिक्र मत करो, वेडिंग नाइट के दिन मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। जिस पर नामपिंग कहती है सच में तुम बहुत ही ज़्यादा साइको हो, मैं तुमसे क्या क्वेश्चन कर रही हूँ और तुम मुझे क्या आंसर रिप्लाई कर रहे हो? फा नामपिंग से कहता है अच्छा सॉरी, जो कुछ भी मॉम ने कहा मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, ये सही टाइम नहीं है। नामपिंग उस वक्त बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तब फा से कहता है क्या बात है, तुम बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही हो, अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। तब नामपिंग उसे कहती है तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, अपनी फैमिली, अपने डैड के पास। तब यहाँ पर फा से कहता है प्रॉमिस करता हूँ सही सलामत तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूँगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर फाइनली शादी की रिचुअल्स कंप्लीट हो जाती है और इन दोनों की शादी भी हो जाती है। तब यहाँ पर सारे लोग जश्न मना रहे होते हैं और बहुत सारे लोग तो ड्रिंक कर रहे होते हैं। फा ज़बरदस्ती नामपिंग को भी ड्रिंक करवा देता है और कुछ टाइम के बाद जब ड्रिंक का असर होता है तो नामपिंग का तो सर घूमने लगता है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन ड्रिंक करने के बाद वो फुल नशे में आ जाती है और ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है, ये कहते हुए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। सारे लोग वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। आफ्टर ऑल उनके सरदार की जो शादी थी, नामपिंग अब ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही होती है, इतनी ज़्यादा कि वो खुद ही नशे में टल्ली हो जाती है और यहाँ पर उसे तो कुछ भी याद नहीं रहता है कि वो क्या कर रही है, वो फा के साथ डांस कर रही होती है। तब यहाँ पर चाओ और उसकी फ्रेंड आते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। चाओ की फ्रेंड उन दोनों के बीच में आकर डांस करने लगती है और नामपिंग को पुश कर देती है। तब फा उसे घूरने लगता है जिसकी वजह से खुद ही डर के वहाँ से भाग जाती है, ये कहते हुए सॉरी मैं गलती से आ गई, डांस करने में कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। कॉन्ग पीकोंग के पास आता है और उससे कहता है कितना अच्छा लग रहा है ना उन दोनों को देख करके, क्या हम दोनों भी शादी कर लें, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तब पीकोंग उससे कहती है मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे कहीं जाना है। तब कॉन्ग कहता है एटलीस्ट एक बार मेरे साथ डांस तो कर लो, लेकिन पीकोंग वहाँ से चली जाती है। इधर दिखाया जाता है चाओ की फ्रेंड जब डांस करी होती है, वो कहती है सबके पार्टनर है, बस मेरी पार्टनर नहीं है। तब एक मोटा पर्सन आता है और इसे कहता है मैं तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ अगर इफ़ यू डोंट माइंड, जिस पर वो उसे हिट करती है और साइको बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। सारे लोग एक तरफ जश्न मना रहे थे और यहाँ पर चाओ को दिखाया जाता है उसकी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उसने अपनी आंखों के सामने देखा था कि फा उसका नहीं हो पाया, किसी और का हो पाया। तब वहाँ पर जॉम की एंट्री होती है। चाओ से कहती है इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जॉम फुल नशे में था, वो उसे कहता है एक्चुअली मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ अपनी कुछ फीलिंग्स को शेयर करने के लिए आया था, आफ्टर ऑल मैं भी कितना ज़्यादा दुखी हूँ ना। चाओ को उस वक्त सिचुएशन कुछ अजीब सी लग रही थी, इसी वजह से वो डोर को बंद करने लगती है। तब जॉम सडनली उसे पुश कर देता है, ये कहते हुए
कि मैं तो बस यहाँ पर तुमसे 2 मिनट के लिए प्यार भरी बातें करने के लिए आया था, क्या तुम मेरे साथ अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर करोगी। तब यहाँ पर जॉम सडनली दरवाज़ा बंद कर लेता है और चाओ से कहता है, देखो तुम्हारी और मेरी सिचुएशन सेम है, क्योंकि तुमने आज फा को खोया और मैंने नामपिंग को, जो मेरी चाहत है किसी भी तरह मुझे वो चाहिए। तब चाओ कहती है, तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो, देखो मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। तब यहाँ पर जॉम से कहता है, देखो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं और अपने अपने पार्टनर को किसी भी कंडीशन में हासिल कर ले। क्या कह रही हो, प्लानिंग में साथ दोगी कि नहीं। लेकिन यहाँ पर चाओ उसके साथ बिल्कुल भी हाथ मिलाने की मूड में नहीं थी। तब जॉम अपनी औकात पे आ जाता है और वो चाओ से कहता है, प्यार से मान रही हो या ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, अब तुम समझो तुम्हारे साथ क्या करना है। ये तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो लड़की पसंद आती है वो मेरी हवस का शिकार हो जाती है और इस वक्त मेरी नज़र तुम पर है। ये कहकर जॉम चाओ के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। अब चाओ ने भी फा को खो दिया था, वो भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, तो इसी वजह से वो भी उसके साथ कंटिन्यू करती है। नेक्स्ट दिन में थीप को दिखाया जाता है, उसे गोली लगी थी बट वो अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर रहा होता है और नामपिंग के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि नामपिंग उसकी लाइफ थी। तब वहाँ पर अंकल डैन की एंट्री होती है, तो थीप उनसे कहता है, इतनी रात गए अंकल, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तब यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि देखो हमने प्लानिंग किया है, अगर ये प्लानिंग एग्जीक्यूट हुआ तो आई नो मैं सच कह रहा हूँ, नामपिंग किसी भी कंडीशन में वहाँ से आज़ाद हो जाएगी। देखना ये प्लान 100% वर्क करेगा और तुम देखना सरफान खुद नामपिंग को आज़ाद करेगा। तब थीप भी कुछ टाइम के लिए शॉक रहता है कि आखिर अंकल डैन के पास ऐसा क्या प्लानिंग है जिसकी वजह से नामपिंग को सरफान खुद ही आज़ाद करेगा, जबकि खुद ही वो उसे किडनैप करके लेके गया है। तब अंकल उसे प्लानिंग बताते हैं, बट यहाँ पर प्लानिंग शो नहीं किया जाता है कि अंकल डैन कौन सी प्लानिंग के बारे में थीप से बात कर रहे हैं। वो उसे गुड नाइट बोलते हैं और अपना ख्याल रखने के लिए कह करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर नामपिंग को दिखाया जाता है जो पीकोंग के पास आती है और उसे कहती है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि वेडिंग नाइट पर मैं ब्राइड को चेंज कर दूंगी, तो मैं अपना प्रॉमिस निभाने के लिए आई हूँ, तुम जल्दी जाओ, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि फ़ा तुम्हारा है और वो तुम्हें ही मिलेगा। तो आज जाओ, तुम फ़ा को पा लो, बाकी तो मैं देख लूँगी, और अगर सिचुएशन कभी ख़राब हुई तो मैं हैंडल कर लूँगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब पीकोंग को रियलाइज़ होने लगता है क्या वो जो कर रही है सही कर रही है या गलत कर रही है। वो झिझकने लगती है। तब नामपिंग उसे कहती है, फ़ा को लाइक करती हो ना, उसे प्यार करती हो, तो ये इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा, जाओ जल्दी जाओ। जब पीकोंग वहाँ से चली जाती है तो नामपिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो कहती है, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या ये सब करके मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाई हूँ, अच्छे से जानती हूँ। उसके बाद वो दोबारा से आती है तो वो देख करके शौक रहती है कि कोई भी वहाँ पर नहीं है। तब वो फ़ा से कहती है, यहाँ पर जो सारे लोग डांस कर रहे थे वो सब के सब कहाँ गए। तब फ़ा कहता है, तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक करके रख चुके हो कि तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सारे लोग कहाँ हैं, तुम्हारे पीछे हैं, क्या तुमने देखा नहीं। तब यहाँ पर नामपिंग को दिखाया जाता है, वो और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। नामपिंग इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है कि उसका अब खुद पर ही काबू नहीं रहता है। वो फ़ा को एक थप्पड़ दे देती है कि तुमने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया, तो ये इसके लिए है। तब फ़ा सडनली उसे किस कर लेता है। अब यहाँ पर नामपिंग कुछ टाइम के लिए तो शॉक रहती है। तब फ़ा उसे कहता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि अगर तुम कभी भी मुझे स्लैप करोगी तो बदले में मैं अपना प्यार तुम्हें गिफ्ट में रिटर्न करूँगा, जो कि ये किस है। और तुम हो, तुम्हें तो प्यार करना आता ही नहीं, तुम्हें बस थप्पड़ मारना आता है, परेशान करना आता है, इरिटेट करना है। तब नामपिंग उसे कहती है, देखो मैं सच कह रही हूँ, मुझे प्यार करना भी आता है, और बात रही थप्पड़ की तो वो सिर्फ मैं तुम्हें मारती हूँ, प्यार भी करना मुझे आता है। और सडनली ये कहकर वो फ़ा को किस कर लेती है और उससे कहती है, देखा मैंने कहा था ना मुझे प्यार करना भी आता है, अब बताओ कैसी रही मेरी किस। कुछ टाइम के लिए तो फ़ा भी शॉक में था कि नामपिंग ने फर्स्ट टाइम उसे अपने ओन से किस किया। नामपिंग तो फ़ा से बातें कर रही होती है, लेकिन फ़ा तो उस किस सीन में इस कदर डूब जाता है कि उसे खबर भी नहीं थी कि नामपिंग उससे बातें करी है। तब नामपिंग सडनली उठ जाती है और वो फ़ा से कहती है, मैं तुमसे कुछ बातें कर रही हूँ और तुम हो कि डूबे हुए हो, बस एक बात कहूँ, मुझे प्यार करना आता है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फ़ा बस उसे ही देखे जा रहा होता है। कॉन्ग उस पार्टी में आता है और वहाँ पर वो पीकोंग को ना पा करके चाओ की फ्रेंड से कहता है, क्या तुमने पीकोंग को दिखा है, वो कितनी टाइम से दिखाई नहीं दे रही है। तब यहाँ पर चाओ की फ्रेंड को दिखाया जाता है, उल्टा वो तो पीकोंग के साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देती है और कहती है, तुम्हें पीकोंग की क्या ज़रूरत है जब मैं यहाँ पर हूँ। तब वो मोटा पर्सन उसे कहता है, मैं भी तो यहाँ पर हूँ, तुम्हें किसकी ज़रूरत है, एक बार मुझे मौका तो दो, तुम्हारी लाइफ को एकदम बटरफ्लाई जैसे बना दूंगा। तब वो उसे हिट करती है और उसे वार्न करते हुए कहती है, अगर नेक्स्ट टाइम मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश की तो सच बता रही हूँ, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। उसके बाद वो कॉन्ग के पास आती है और उसके साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें पीकोंग की क्या ज़रूरत है जब इतनी ब्यूटीफुल लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है। तब कॉन्ग उसे कहता है, वैसे सामने जो बंदा खड़ा है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, तुम उसी के साथ रहो, यही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नामपिंग फ़ा से तो पहले कुछ टाइम तक अच्छे से बात करती है, लेकिन बात करते करते कब उसकी सूरत रोनी जैसी हो जाती है ये फ़ा को भी नहीं पता चल पाता है।
तब उसके आंसू को देखता है और नामपिंग से पूछता है कि आखिर वो किस बात पर रो रही है। तब नामपिंग फा से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं आसमानों को छूना चाहती हूँ। मैं जिस चीज़ से भाग रही थी देखो मेरे साथ वही हुआ। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, थेप को भी मैंने शादी के लिए मना करने के लिए ही गई थी, लेकिन मेरी मजबूरी, मेरी बेबसी देखो यहाँ तक ले आई मुझे कि मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं अपनी लाइफ में अच्छे से जीना चाहती हूँ, मैं अभी सिर्फ 17 साल की हूँ। तुमने मुझसे किस तरह से शादी कर ली ये मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने मना किया था तुम्हें कि प्लीज़ मुझसे शादी मत करना, लेकिन तुमने भी मेरी एक नहीं सुनी। बस मुझे मेरे पेरेंट्स के पास जाना है, मुझे मेरे पेरेंट्स के पास छोड़ दो। इस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा टूट गई हूँ। तब फा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने नामपिंग को बचाने के लिए जो किया वो उसने अच्छा किया, लेकिन इससे नामपिंग बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई है। वो नामपिंग को सब कुछ बताना चाह रहा था कि वो उसके लाइफ को सेव करने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन उस वक्त नामपिंग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। इसी वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बताता है और उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, आज उन दोनों की शादी हुई है तो उसे बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं तो उन्हें दिखाने के लिए फा को ऐसा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। नामपिंग जब वहाँ से जाने लगती है तो फा से पूछता है, कहाँ जा रही हो? तब नामपिंग कहती है, आज हम दोनों की शादी हुई है ना, तो रूम को डेकोरेट भी करना है ना, और झूठ बोल करके वहाँ से चली जाती है।